इस एनिमे की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं और उसका नाम अकाने निसानो होता है। वो सुबह उठकर पहले तो नहाने जाती है। नहाते टाइम निसानो कुछ सोच रही होती है और थोड़ी सी परेशान लग रही होती है। उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए डोर खोलती है तो उसको अपने सामने कुछ रिपोर्टर दिखाई देते हैं, पर वो देखती है कि वहाँ पर उसका बॉडीगार्ड है जो कि निसानो का वेट कर रहा होता है। फिर निसानो अपने स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। निसानो अपने स्कूल में बहुत ही पॉपुलर थी क्योंकि वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। फिर वो स्कूल में एक लड़के से मिलती है और उसका नाम सिड किगानो है और ये एनिमे का मेन कैरेक्टर है। निसानो को सिड बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि स्टडी और स्पोर्ट्स में बिल्कुल एवरेज था। उसके बाद सिड निसानो को गुड मॉर्निंग कहता है पर उसका नाम गलत ले लेता है। सिड निसानो को निसुमुरा कहता है, जिस वजह से निसानो सिड को बताती है कि उसकी फैमिली का नाम निसुमुरा नहीं है। जिसे सुनने के बाद सिड बताता है कि मैं कल रात से अच्छे से सो नहीं पाया, इसलिए शायद से तुम्हारा नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है। फिर निसानो सिड को अपना सही नाम अकाने निसानो बताती है, पर सिड दोबारा से उसका नाम गलत ले लेता है। निसानो सोचने लगती है कि मैं इसकी क्लास में 3 महीने से हूँ और ये मेरी साइड में ही बैठता है, पर इसको अभी तक मेरा असली नाम नहीं पता है। उसके बाद सिड वहाँ से जाने लगता है। निसानो सोचती है कि वो सिड को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि उसका नाम ठीक से नहीं लेता है, बल्कि सिड उसको हर टाइम इग्नोर करके चला जाता है। उसके बाद क्लास में सभी निसानो के पास आकर उससे पूछते हैं कि वो न्यू ड्रामा में एक स्टार का रोल करने वाली है, इसलिए वो बहुत ही अमेजिंग है। सभी स्टूडेंट निसानो को बहुत अटेंशन दे रहे होते हैं, पर सिड बाहर विंडो की ओर देख रहा होता है और उन सभी की बातों को इग्नोर कर रहा होता है। उसके बाद निसानो वॉशरूम में जाती है। वहाँ पर वो सोचने लगती है कि उसको अपने एक्टिंग करियर में बहुत ही मुश्किलें आई पर वो कामयाब हो चुकी थी। इधर हम सिड को देखते हैं जो कि स्कूल की छत पर मैजिक बुक पढ़ रहा होता है। इसके बाद जब स्कूल खत्म हो जाता है तो शाम को सिड क्लासरूम में पियानो बजाने लगता है। इधर निसानो की क्लास खत्म हो जाती है और वो अपने बॉडीगार्ड को फोन लगाती है, पर उसके बॉडीगार्ड को कुछ लोग पकड़ लिए होते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर निसानो अकेले घर जाने लगती है और ऐसा पहली बार हुआ था जब निसानो अकेले घर जा रही होती है। तभी उसको रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसे देखकर निसानो वहाँ से भागने लगती है। फिर निसानो के आगे एक कार आती है और उसमें से 2 आदमी निकलते हैं और वो दोनों मिलकर निसानो को किडनैप कर लेते हैं। जब निसानो को होश आता है तो वो देखती है कि उसे एक गोडाउन में रखा गया है और वो दोनों आदमी भी वहीं पर होते हैं। उसमें से एक इंसान कहता है कि तुम निसानो फैमिली से हो और तुम्हारे फादर ने बहुत सारे दुश्मन बनाए हैं, उसमें से कुछ हम भी है, इसलिए हमने तुम्हें किडनैप किया है। फिर दूसरा आदमी उसे कहता है कि तुम चुप हो जाओ और उसे कुछ भी मत बताओ, जिस पर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। इधर सिड भी अपने बैग को खोलता है जिसमें से कुछ मास्क और कुछ कपड़े निकलते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी निसानो को परेशान करने लगता है। तभी ऊपर विंडो को तोड़कर सिड वहाँ पर आ जाता है। सिड ने अपने मुंह पर मास्क पहना होता है। फिर वो उन्हें बताता है कि उसका नाम थग स्लायर है, जिसे सुनने के बाद वो आदमी गन निकाल कर सिड पर अटैक करने जा रहा होता है, पर सिड बहुत ही फास्ट होता है जिस वजह से वो उस आदमी को वहीं पर मार देता है, जिसे देखकर दूसरा आदमी अपनी गन नीचे फेंक देता है और वो सिड से कहता है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मुझे तुमसे लड़ने में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आर्मी से रिटायर होने के बाद बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था, क्योंकि उसने अभी तक सिर्फ किडनैपिंग और चोरी की थी, उसमें उसको ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। उसके बाद वो आदमी नाइफ निकाल कर सिड पर अटैक करने लगता है, जिससे कि सिड के हाथ पर चोट आ जाती है। फिर सिड भी अपने बार को निकाल कर उस आदमी से लड़ने लगता है। सिड को बार बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि वो उसको आसानी से अपने हाथ में रख सकता है और उसके अटैक भी बहुत ही आसान होते हैं। सिड ने काफी सारे बिकर्स और गैंगस्टर को अकेले ही मार रखा था। फिर सिड उस आदमी के हाथ पर अपने बार से अटैक करता है, जिससे कि उसका हाथ घायल हो जाता है। उस आदमी को पता लग गया होता है कि सिड वही इंसान है जिसने काफी सारे बिकर्स को खत्म किया है और उसने सिड के बारे में बहुत ही सुना होता है। उसके बाद सिड उस आदमी के पैर पर जोर से बार को मारता है, जिससे कि उसका पैर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और वो अपनी गन को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर सिड उस आदमी के फेस पर लगातार अपने बार से अटैक करता है। निसानो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर रही होती है, जिस वजह से वो उस आदमी को नहीं देख रही होती है। इधर सिड उस आदमी को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसके बाद सिड निसानो के पास आता है और एक नाइफ को उठाता है, जिसे देखकर निसानो बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे भी मार देगा। फिर सिड निसानो की रस्सी काट कर उससे कहता है कि तुम्हें घर जाते टाइम थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इतना कहने के बाद सिड वहाँ से गायब हो जाता है। निसानो देखती है कि वहाँ पर वो मास्क वाला इंसान नहीं है जिसने उसको अभी बचाया था। फिर उन दोनों आदमी के डेड बॉडी को देखती है जिन्हें सिड ने मारा होता है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और निसानो के पेरेंट्स भी उसको लेने के लिए आ जाते हैं। निसानो सोच रही होती है कि वो ठग स्लायर कौन होगा जिसने उसकी जान बचाई है। अगले दिन निसानो स्कूल में आती है और दोबारा से सिड के पास आकर उसको हेलो कहती है। इस बार सिड निसानो का सही नाम लेता है, जिसे सुनने के बाद निसानो सोचती है कि आज सिड ने उसका नाम सही लिया है और वो उसकी आंखों में देखकर बात कर रहा होता है। फिर निसानो सोचने लगती है कि शायद से सिड भी अपने बारे में कुछ छिपा रहा है। अगले दिन टीवी पर न्यूज आती है कि सिड की मौत एक्सीडेंट की वजह से हो गई है। फिर हमें सिड के बारे में बताया जाता है। सिड बचपन से ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था और उसको लगता था कि उसके पास अभी भी सुपर पावर आ सकती है। फिर जैसे ही सिड बड़ा होता गया उसने अपने आप को ट्रेन किया। वो बहुत
बहुत सारी फाइटिंग स्किल भी सीखने लगा, जिस वजह से वो एक मेडिकोर बन गया और उसको किसी से भी कोई मतलब नहीं होता था। पर सिड को ये बात पता चल गई थी कि वो भले ही कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, वो सोल्जर और बहुत सारे सोल्जर और उनके वेपन से नहीं बच पाएगा। पर किसी तरह अगर सिड उन सभी को हराने में भी कामयाब हो जाता है तो वो न्यूक्लियर बम से कभी भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर बम के आगे सिड की कोई भी स्किल और पावर काम में नहीं आएगी। इसलिए न्यूक्लियर बम से कोई भी इंसान नहीं बच सकता है और वो बम अपने साथ सब कुछ तबाह कर सकता है। पर सिड सोचने लगता है कि अगर वो इस दुनिया में आ जाता है जहाँ पर वो इतना स्ट्रॉन्ग बन सके कि न्यूक्लियर बम भी उस पर कोई भी असर नहीं कर सके। फिर हम सिड को देखते हैं जो कि दूसरी दुनिया में आ चुका होता है और उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां होती है। सिड इन सभी लड़कियों का बॉस होता है और वो सभी सिड के ऑर्डर्स का वेट कर रही होती है। फिर सिड उन सभी को चलने के लिए कहता है। सिड सोचने लगता है कि मैं इस दुनिया में वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कि मैं अपनी असली दुनिया में नहीं कर सकता था। यहाँ पर मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ जिससे कि न्यूक्लियर बम का भी मेरे पर कोई भी असर नहीं हो पाएगा। सिड कहता है कि उसको इस दुनिया का ना ही हीरो बनना है और ना ही इस दुनिया का लास्ट बॉस। वो बस उस दुनिया में अपने हिसाब से जीना चाहता था और वो चाहता था कि मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी पता ना चल पाए। सिड इस दुनिया में एक शैडो की तरह रहना चाहता है, इसलिए वो इस दुनिया में एमिनेंस इन शैडो बनेगा। हम सिड को एक लड़की के साथ बात करते हुए देखते हैं। उस लड़की का नाम अल्फा होता है। वो सिड को बताती है कि उसने एक्सीडेंट बुक को अच्छे से चेक किया जिसमें उसको डियाब्लोस के बारे में पता चला, वो बहुत ही पावरफुल है। फिर सिड कहता है कि हम शैडो हैं, इसलिए हम उसको रात के शैडो में ही खत्म करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सिड का जन्म एक दूसरी दुनिया में हुआ है जहाँ पर वो अपने नए पेरेंट्स से मिलता है। उसके पेरेंट्स सिड को देखते हैं क्योंकि सिड अभी बॉर्न हुआ था और रो भी नहीं रहा था। फिर सिड को ये बात समझ में आ जाती है और वो रोने लगता है। उसके बाद वहाँ पर सिड की बड़ी बहन क्लेयर आ जाती है। सिड को वहाँ की हवा में मैजिक फील हो रहा होता है और वो सोचने लगता है कि मैं ऐसी ही दुनिया चाहता था। कुछ साल बाद सिड अपनी बहन क्लेयर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि सिड एक बोरोन फैमिली से था जो कि डार्क नाइट बनते हैं। उसके बाद सिड अपने डैगर से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है पर वो पत्थर नहीं टूट पा रहा होता है। दूसरी तरफ उसकी बहन बड़े से पत्थर को आसानी से तोड़ देती है। फिर फैमिली में से सभी को क्लेयर से बहुत उम्मीद थी कि वो आगे चलकर डार्क नाइट बनेगी। किसी को भी सिड से उम्मीद नहीं थी, लेकिन सिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और वो अपनी पावर को रिवील नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपनी रियल पावर को किसी के सामने यूज नहीं करता था। उसके बाद हम सिड को देखते हैं जो कि रात में बहुत सारे लुटेरों को मार रहा होता है। सिड उन सभी से पूछता है कि उन्होंने सारे पैसे कहाँ पर रखे हैं, पर वो लुटेरे सिड को कुछ भी नहीं बताते और सिड पर अटैक करने लगते हैं। उनमें से एक सिड पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है, पर सिड ने जो कपड़े पहने थे वो स्लाइम से बने थे, जिस वजह से सिड को कुछ भी नहीं होता है और उसकी बॉडी दोबारा से ठीक हो जाती है। फिर सिड सभी लुटेरों को खत्म करने के बाद वहाँ पर उनके लूट का सारा सामान देखने लगता है। तभी सिड को वहाँ एक केज में एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। सिड को उसमें से बहुत सारी मैजिक पावर फील हो रही होती है। उसके बाद सिड उसको अपने साथ घर लेकर जाता है और वो उस पर अपने मैजिक से एक्सपेरिमेंट करने लगता है। एक महीने के बाद सिड का एक्सपेरिमेंट उस पर काम करता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर एक लड़की में चेंज हो जाती है। उसके बाद जब वो लड़की उड़ती है तो वो देखती है कि उसकी बॉडी ठीक हो चुकी है। फिर सिड उसको बताता है कि उसने उस पर लगे कर्ज को खत्म कर दिया है और वो अब ठीक हो चुकी है। वो लड़की सिड से कर्ज के बारे में पूछने लगती है। फिर सिड एक बुक को खोलता है और बताता है कि 3 हीरोज ने मिलकर डेबोल्स नाम के एक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। सिड बताता है कि ये कहानी बिल्कुल सच है। उसके बाद वो लड़की को बताता है कि तुम पर किसी ने कर्ज एनर्जी का यूज किया था, जिससे कि तुम मॉन्स्टर में बदल गई थी, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि तुम एक हीरो के साथ की मेंबर हो। फिर सिड उस मास्टरमाइंड का नाम लेने जा रहा होता है जिसने उसके साथ ऐसा किया था, पर सिड उस लड़की से कहता है कि तुम्हें अभी उस आदमी का नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो लड़की सिड से कहती है कि उसको जानना है कि ये सब उसके साथ किसने किया था। फिर सिड वहाँ पर रख के एक बोतल पर डिबालोस का नाम पढ़ता है और उससे कहता है कि ये सब डिबालोस ने किया है। उसके बाद सिड अपने डार्क फॉर्म में आ जाता है और अपना नाम शैडो बताता है। सिड उस लड़की से कहता है कि वो रात में अपने सभी दुश्मनों को खत्म करता है, इसलिए उसका रास्ता खतरों से भरा है। फिर सिड उस लड़की से बताती है कि अल्फा क्लियर को ढूंढने के लिए जा चुकी है। उसके बाद सिड बीटा से पूछता है कि मेरी बहन जिंदा तो होगी, जिस पर बीटा बताती है कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। उसे किडनैप करने के पीछे डिबालोस की गैंग का हाथ है। फिर सिड पूछता है कि डिबालोस ने मेरी बहन को किस लिए किडनैप किया होगा। बीटा बताती है कि क्लेयर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उन्हें लगा होगा कि क्लेयर भी हीरो से बिलोंग करती है। उसके बाद बीटा मैप पर डिबालोस के हिडन वेयर हाउस को ढूंढने लगती है, पर उसको वो वेयर हाउस नहीं मिल रहा होता है। तभी सिड एक नाइफ को मैप पर फेंकता है और बताता है कि इस जगह पर उनका वेयर हाउस है, जिसे देखकर बीटा बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। सिड को पता होता है कि उसने नाइफ को ऐसे ही फेंक दिया था, पर उसको ये बात कभी पता था कि नाइफ सही जगह पर ही जाकर लगेगी। इसके बाद हम उस किडनैपर को देखते हैं जिसने क्लेयर को किडनैप करके रखा हुआ था। वो क्लेयर को लात मारने जा रहा होता है, जिससे कि क्लेयर बच जाती है। वो किडनैपर ये देखकर इंप्रेस हो गया था कि क्लेयर चैन में बंधने के बाद भी वो उसके अटैक से बच गई। फिर क्लेयर उस किडनैपर को बताती है कि तुम्हारे पास भले ही कितना मैजिक क्यों ना हो, पर तुम उसका यूज अगर सही तरीके से नहीं
करोगे तो तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होगा। क्लियर बताती है कि ये बात उसके भाई ने उसे बताई है। फिर क्लियर बताती है कि जब भी वो अपने भाई के साथ ट्रेनिंग करती है तो उसको हरा देती है, पर वो अपने भाई से हर बार कुछ नया सीखती है। लेकिन उसका भाई उसके साथ ट्रेनिंग करने के बाद भी कुछ भी नहीं सीख पाता है, इसलिए उसको अपने भाई के साथ ट्रेनिंग करने में बहुत ही अच्छा लगता है। जिसे सुनने के बाद किडनैपर बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई के बारे में सुना है। फिर वो क्लियर से कहता है कि जब तुम बहुत ही घायल हो गई थी तब तुम्हारे भाई ने तुम्हें हील किया था। जिसे सुनने के बाद क्लियर साफ मना कर देती है और बताती है कि उसके भाई के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसको हील कर सके। फिर किडनैपर बताता है कि वो क्लियर के भाई से मिलकर देख लेगा कि उसके पास कितनी पावर है। ये सुनकर क्लियर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उस किडनैपर से कहती है कि तुम मेरे भाई को टच नहीं कर सकते हो, और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश भी की तो उसके साथ उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स को भी मार देगी। जिसके बाद क्लियर उस किडनैपर पर अटैक करने की कोशिश करती है। तभी किडनैपर क्लियर को जोर से पंच मारता है, जिससे कि क्लियर वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद किडनैपर क्लियर से कहता है कि मैं तुम्हारे ब्लड सैंपल लेने के बाद तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर किडनैपर के पास उसका एक साथी आता है और उसको बताता है कि कुछ लोग यहाँ पर आ गए हैं। जिसके बाद किडनैपर बाहर जाकर देखता है तो उसके सभी लोग मरे हुए होते हैं। फिर किडनैपर उन सभी से पूछता है कि तुम सब कौन हो। अल्फा बताती है कि वो सभी शैडो गार्डन के मेंबर हैं और उन्हें डिबलोस और उनके सीक्रेट मिशन के बारे में सब कुछ पता है। जिसे सुनने के बाद किडनैपर अल्फा से पूछता है कि तुम्हें डिबलोस के बारे में कैसे पता। उसके बाद वो उस पर अटैक करने लगता है। अल्फा किडनैपर से फाइट करने लगती है और उसको अपनी सोर्ड से घायल कर देती है। फिर वो किडनैपर एक मेडिसिन को खा लेता है, जिससे कि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो फिर से अल्फा से लड़ने लगता है, पर अल्फा उसके सभी अटैक से बच जाती है। उसके बाद किडनैपर सोचता है कि वो अल्फा को नहीं हरा सकता है, इसलिए वो अपनी सोर्ड जमीन पर मारता है, जिससे कि वहाँ पर गड्ढा हो जाता है और वो किडनैपर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद एक मेंबर अल्फा से पूछता है कि उन्हें उस किडनैपर के पीछे जाना चाहिए, पर अल्फा उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। वो बताती है कि किडनैपर सीधा शैडो के पास जा रहा है, इसलिए हमें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इधर हम शैडो को देखते हैं जो कि रास्ता भूल गया होता है। तभी वो किडनैपर शैडो के पास आ जाता है। शैडो को देखने के बाद किडनैपर सोचता है कि वो इसको हरा सकता है क्योंकि वो अकेला है। फिर किडनैपर शैडो से लड़ने लगता है। शैडो किडनैपर के सभी अटैक से बच जाता है। शैडो किडनैपर को बताता है कि वो मैजिक पावर में अल्फा से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको मैजिक पावर सही तरीके से यूज करना नहीं आता है। फिर शैडो उस किडनैपर पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, जिससे कि किडनैपर की बॉडी पूरी तरह से घायल हो जाती है और उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। फिर किडनैपर शैडो से कहता है कि इस दुनिया में डार्क मैजिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए वो उस डार्क पावर के डीप में नहीं जा सकता है। इसके बाद किडनैपर फिर से रेड मेडिसिन निकालता है और इस बार वो सभी एक साथ में ही खा जाता है, जिससे कि वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। फिर वो शैडो पर अटैक करने लगता है, पर शैडो उसके सभी अटैक से बच जाता है। उसके बाद शैडो अपनी मैजिक पावर का यूज करके किडनैपर को मार देता है। किडनैपर मरते टाइम अपने पेंडेंट को देखता है, जिसमें उसकी बेटी की फोटो होती है। फिर शैडो उस पेंडेंट को अपने साथ रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्लियर मैंसन में आती है, पर उसकी हालत ठीक नहीं होती है। कुछ दिन के बाद जब क्लियर पूरी तरह से हील हो जाती है तो मिड गियर एकेडमी के लिए चली जाती है। इधर सिड सोच रहा होता है कि 2 साल के बाद वो भी मिड गियर एकेडमी में जा सकता है। फिर अल्फा सिड से कहती है कि अब उन सभी को यहाँ से जाना होगा, जिसे सुनकर सिड को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अल्फा क्या कह रही। सिड ट्रेन में बैठकर जा रहा होता है। सिड अल्फा की कई बात को याद करने लगता है कि उन सभी को किसी काम से जाना होगा। सिड उन सभी की बात को समझ जाता है और सोचने लगता है कि ये सब अब बड़े हो गए हैं, इसलिए वो उन्हें जाने से नहीं रोकता है। इधर सिड सोच रहा होता है कि वो अपनी पुरानी लाइफ में मैजिक और सुपर हीरो जैसी बातों पर यकीन करता था, पर जैसे ही वो बड़ा हुआ तो उसको पता चल गया कि उसकी दुनिया में मैजिक नहीं है। सिड के पास मैजिक ना होने के बाद उसने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, पर उस दुनिया में रहकर वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता था। इसके बाद सिड मिडगर किंगडम में पहुंच जाता है, जहाँ की टोटल पॉपुलेशन 1 मिलियन से भी ज्यादा होती है। सिड अब 15 साल का हो गया था, इसलिए डार्क नाइट बनने के लिए उसको अब मिडगर एकेडमी में जाकर पढ़ना होगा। उसकी बहन पहले से ही इस एकेडमी में पढ़ रही होती है। मिडगर एकेडमी एक बहुत ही बड़ी एकेडमी होती है, जहाँ पर किंगडम के अंदर और बाहर दोनों जगह से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। उसके बाद सिड अपने आप को एक लो ग्रेड स्टूडेंट में बदल लेता है। फिर वो अपने दोस्त के साथ एकेडमी में जाने लगता है। उसका दोस्त भी सिड की तरह ही लो ग्रेड स्टूडेंट होता है। उनका नाम स्केल और पो होता है। वो सभी एकेडमी जाने के लिए ट्रेन में आते हैं, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। सिड अपने दोस्तों से कहते हैं कि काश उन्हें भी नोबल स्टूडेंट की तरह स्कूल के ड्रोम में रहने दिया जाता। फिर उसके दोस्त बताते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिडगर एकेडमी में नोबल्स के अलावा भी लो ग्रेड स्टूडेंट को ड्रोम में नहीं रहने दिया जाता है। सिड कहता है कि अगर वो सभी उसकी बहन की तरह ऑनर स्टूडेंट बन जाते हैं तो वो भी एकेडमी के ड्रोम में जाकर रह सकते हैं। फिर उसका दोस्त बताता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ऑनर स्टूडेंट बन जाए। स्केल सिड से कहता है कि तुम्हें टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स मिले थे, इसलिए उसको अपनी पेनल्टी तो याद होगी। सिड बताता है कि उसको अपनी पेनल्टी याद है। सिड की पेनल्टी ये होती है कि उसको स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल को प्रपोज करना होगा और उसके रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद सभी एकेडमी में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एक लड़का स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल एलेक्सिया को प्रपोज कर रहा होता है, पर एलेक्सिया उसको रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। फिर स्केल सिड से कहता है कि क्या तुम प्रिंसेस एलेक्सिया को प्रपोज कर सकते हो।
सिड बताता है कि उसने रात भर इसके बारे में ही सोचा है, इसलिए वो प्रिंसेस एलेक्सिया को प्रपोज जरूर करेगा। अगले सीन में हम सिड को देखते हैं जो कि प्रिंसेस एलेक्सिया के पास आया होता है, पर वो बहुत ही नर्वस फील कर रहा होता है। फिर सिड एलेक्सिया को उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज कर देता है। सिड सोचने लगता है कि अब एलेक्सिया उसको रिजेक्ट करने वाली है और ऐसा हुआ तो वो एक परफेक्ट बैकग्राउंड स्टूडेंट बन जाएगा, पर एलेक्सिया सिड के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे सुनने के बाद सिड और उसके सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिड कैंटीन में खाना खाने के लिए आया होता है, जहाँ सभी स्टूडेंट उसी को ही देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि सिड तो एक एवरेज स्टूडेंट है, पर प्रिंसेस एलेक्सिया उसको डेट क्यों कर रही है। इधर सिड अपने दोस्तों के पास आकर बैठता है और उनसे पूछता है कि ये सब बहुत ही अजीब है। उसके दोस्त सिड को बताते कि तुम में कोई भी खास बात नहीं है, पर प्रिंसेस एलेक्सिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान गई, ये बात सच में बहुत ही अजीब है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस एलेक्सिया आ जाती है और सिड के साइड में आके बैठ जाती है, जिसे देखकर सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एलेक्सिया एक रॉयल फैमिली की मेंबर है, पर वो एक लो ग्रेड स्टूडेंट के साथ बैठी हुई होती है। उसके बाद एलेक्सिया बहुत ही अच्छा खाना ऑर्डर करती है। सिड बहुत ही बुरी तरीके से खाना खाने लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि एलेक्सिया उसको जल्दी से रिजेक्ट कर दे, पर एलेक्सिया सिड को रिजेक्ट नहीं करती है और वो सिड से कहती है कि तुम मेरे साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने के लिए चलोगे। सिड बताता है कि उसकी क्लास सबसे नीचे लेवल में, इसलिए वो एलेक्सिया के साथ क्लास 1 में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। एलेक्सिया बताती है कि उसने पहले से इसके बारे में सोच लिया और सिड के लिए क्लास 1 में एक जगह बुक कर दी है। उसके बाद वो दोनों क्लास में जाते हैं, जहाँ सिड सभी को अपना नाम बताता है। सिड देखता है कि मिस्टर जेनोन इस स्कूल में स्टूडेंट होने के साथ एक इंस्ट्रक्टर भी है, जो कि सभी को फेंसिंग सिखाते हैं। जेनोन सभी को बताते हैं कि यहाँ पर हम जो भी टेक्निक सीखने वाले हैं उसका नाम बिजोन टेक्निक है। ये टेक्निक एक ट्रेडिशनल टेक्निक है, जिसे सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा पावर की जरूरत होती है। फिर वो बताते हैं कि ये टेक्निक हमें प्रिंसेस एलेक्सिया की बड़ी बहन डार्क नाइट प्रिंसेस एरिस ने सिखाया है। उसके बाद जेनोन सिड से पूछता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर वो सभी फेंसिंग करने लगते हैं। सिड एलेक्सिया के साथ फेंसिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। सिड को ये फील हो रहा होता है कि एलेक्सिया अपनी ज्यादा पावर का यूज नहीं कर रही है, वो बस स्वॉर्ड से अटैक को ब्लॉक कर रही होती है। सिड को ये बात पता होती है कि एलेक्सिया प्रिंसेस एरिस की बहन है, जो कि मिडगर एकेडमी में सबसे पावरफुल डार्क नाइट है, पर एलेक्सिया अपनी बहन से बिल्कुल ही अलग है और उसकी टेक्निक भी बहुत ही अमेजिंग है। इसके बाद जेनोन सभी को रुकने के लिए कहता है और बताता है कि आज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। फिर जेनोन एलेक्सिया से बात करने लगता है। तभी सिड को एलेक्सिया और जेनोन के एंगेजमेंट के बारे में पता चलता है। उसके बाद सिड वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो उसके मैटर में नहीं आना चाहता था। अगले सीन में सिड एलेक्सिया से कहता है कि तुम मेरा यूज करियो, क्योंकि तुम्हें जेनोन से अपनी एंगेजमेंट तुड़वानी है। फिर एलेक्सिया सिड से कहती है कि तुम तो मुझसे भी बुरे हो, क्योंकि तुमने एक बैट हारने के बाद मुझे प्रपोज किया था। एलेक्सिया बताती कि उसको ये बात उसके दोस्तों से पता चली। वो सिड से कहती कि अगर ये बात पूरे एकेडमी को पता चल गई तो वो तुम्हें ठीक से नहीं रहने देंगे, जिसे सुनने के बाद सिड थोड़ा सा घबराने लगता है। एलेक्सिया सिड से कहती है कि तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करते रहना चाहिए, जब तक कि जेनोन इस सब से परेशान नहीं हो जाते और मेरे साथ अपनी एंगेजमेंट को नहीं तोड़ देते। सिड एलेक्सिया से कहता है कि तुम्हारा ये प्लान ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। तभी एलेक्सिया सिड की तरफ एक कॉइन फेंकती है। फिर सिड एलेक्सिया से कहता है कि तुमने मुझे ऐसा आदमी समझा जो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए मान जाएगा। एलेक्सिया सिड को इस बात पर हाँ कहती है, जिसके बाद सिड उस कॉइन के पास आकर एलेक्सिया से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा है। उसके बाद एलेक्सिया दोबारा से एक कॉइन सिड की तरफ फेंकती है, जिससे सिड अपने मुंह से पकड़ लेता है। फिर सिड एलेक्सिया के साथ उसका बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने लगता है। वो दोनों एकेडमी में साथ पढ़ते और साथ घूमते थे, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट सोचने लगते कि ये दोनों सही में एक रिलेशनशिप में। फिर वो दोनों जेनोन के पास से गुजरते हैं। जेनोन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि वो खुद 2 लड़कियों से बात कर रहा होता है। फिर सिड और एलेक्सिया दोनों ट्रेन में आ जाते हैं, जहाँ एलेक्सिया बताती है कि जेनोन खुद को तो बहुत ही स्मार्ट समझता है, क्योंकि उसको स्वॉर्ड स्किल के बारे में ज्यादा पता है। उसके बाद वो दोनों एक आइसक्रीम शॉप पर चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों आइसक्रीम खरीदते हैं। फिर सिड एलेक्सिया से पूछते हैं कि तुम जेनोन के साथ शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, वो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट हस्बैंड है। फिर एलेक्सिया बताती है कि मुझे जेनोन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। सिड एलेक्सिया से पूछते हैं कि तुम्हें जेनोन में कौन सी कमियां दिखाई देती है, जिस वजह से तुम उसको पसंद नहीं करती हो। क्योंकि जेनोन के पास पैसा, स्टेटस और वो दिखने में भी बहुत ही हैंडसम है और स्कूल में भी बहुत पॉपुलर है। एलेक्सिया बताती है कि स्कूल में पॉपुलर होना बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं भी हूँ। वो बताती है कि उसको लोगों की वो कमियां पसंद नहीं आती जिन्हें वो छुपा कर रखते हैं। फिर वो सिड को बताती है कि तुम एक एवरेज बॉय हो और तुम्हारे अंदर बहुत सी कमियां हैं, पर उसको सिड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसे सुनने के बाद सिड एलेक्सिया को थैंक्स कहता है और बताता है कि मैं इस बात को अपनी तारीफ समझूंगा। उसके बाद वो दोनों वापस जाने लगते हैं। ट्रेन में एलेक्सिया सिड से कहती कि मुझे तुम्हारी फेंसिंग स्टाइल बहुत ही पसंद है, इसलिए जब मैं उसको देखती हूँ तो मेरी नजर उस पर से नहीं जाती है। फिर सिड एलेक्सिया से कहता है कि मुझे भी तुम्हारी फेंसिंग स्टाइल बहुत ही पसंद है। एलेक्सिया बताती है कि मेरी फेंसिंग स्टाइल किसी को भी पसंद नहीं आती है और मेरी बड़ी बहन एरिस फेंसिंग में बहुत ही अच्छी है, इसलिए सब एकेडमी में उसकी फेंसिंग स्टाइल को ऑर्डिनरी समझते हैं। एलेक्सिया बताती है कि वो अपनी बड़ी बहन की तरह बनना चाहती है, पर वो उसकी जैसा नहीं बन सकती है। सिड एलेक्सिया से कहता है कि तुम्हारी फेंसिंग स्टाइल बिल्कुल मेरी तरह सेम है। सिड बताता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं, पर कुछ बातों से मुझे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये बात मेरे लिए बहुत ही कीमती होती है, इसलिए मुझे तुम्हारी फेंसिंग बहुत ही पसंद है। जिसे सुनने के बाद एलेक्सिया अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और सिड की तरफ कर देती है। वो सिड से पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। सिड बताता है कि अगर कोई भी मेरी पसंद की चीजों
बच्चों के बारे में बुरा कहता है तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर ट्रेन का गार्ड आता है और वो एलेक्सिया की सोड को देखकर डर जाता है। एलेक्सिया उस गार्ड को देखकर अपनी सोड वापस रख लेती है और वहाँ से चली जाती है। इधर सिड को पता चल जाता है कि जो उसका फेक रिलेशनशिप था वो अब खत्म हो चुका है। अगले दिन सिड के दोस्त उसे चीयर अप कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि सिड का रिलेशनशिप एलेक्सिया के साथ टूट चुका है। वो सिड से पूछते हैं कि तुमने एलेक्सिया के साथ जरूर कुछ गलत किया होगा। सिड उन्हें बताता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी जगह अगर हम होते तो उसके साथ बहुत कुछ कर लेते। उसके बाद वो सभी स्कूल में पहुंच जाते जहाँ पर जेनोन उन्हें रोक लेता है। जेनोन सिड को बताता है कि किसी ने एलेक्सिया को किडनैप कर लिया क्योंकि कल रात से वो घर वापस नहीं आई है, क्योंकि उनका सारा शक सिड पर है क्योंकि एलेक्सिया लास्ट टाइम सिड के साथ ही थी। सिड जेनोन की सारी बात समझ जाता है और खुद को सरेंडर कर देता है क्योंकि सिड को पता होता है कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। हम एलिसिया को देखते हैं जो कि होश में आ गई होती है। वो सोचने लगती है कि इन सब के पीछे शायद सिड का हाथ होगा। तभी वो अपने पास एक मॉन्स्टर को देखती है। फिर वहाँ पर एक साइंटिस्ट आ जाता है जो दिखने में एक पागल लग रहा होता है। वो एलिसिया से कहता है कि मुझे फाइनली रॉयल ब्लड मिल चुका है। उसके बाद वो साइंटिस्ट एलिसिया का ब्लड निकालने लगता है। एलिसिया उससे पूछती है कि तुम मेरे ब्लड का क्या करने वाले हो। फिर वो साइंटिस्ट एलिसिया को बताता है कि तुम्हारा ब्लड एक डीमन ब्लड है, इसलिए इसका यूज करके हम डीमन को बनाएंगे। इधर हम सिड को देखते हैं जिसे रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। वो सिड से एलिसिया के बारे में पूछने लगते हैं पर सिड बताता है कि उसको एलिसिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिसे सुनने के बाद वो सिड को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगते हैं। इधर सिड रोने लगता है और उनसे कहता है कि वो उसको छोड़ दे क्योंकि उसको एलिसिया के किडनैप होने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो दोनों स्टूडेंट्स सिड का बहुत मजाक उड़ाने लगते हैं। इधर सिड अपने रोने की एक्टिंग को बंद करता है और सोचने लगता है कि ये सब उसके साथ कब तक चलने वाला है। फिर हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ने एलिसिया का ब्लड निकाल लिया था और वो दोबारा से ब्लड निकालने के लिए आया होता है। एलिसिया बताती है कि वो अपनी बड़ी बहन एरिस को जानती है, वो उसको जल्दी ढूंढ लेगी। फिर वो साइंटिस्ट एलिसिया को बताता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि फ्यूचर में उसको एलिसिया के ब्लड की और जरूरत होगी। इसके बाद वो साइंटिस्ट जाके उस मॉन्स्टर को पीटने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी रिसर्च खराब हो गई। तभी एलिसिया साइंटिस्ट से रुकने के लिए कहती है और बताती है कि तुम्हें मेरा ब्लड चाहिए तो ले लो पर उस मॉन्स्टर को छोड़ दो, जिसे सुनने के बाद वो साइंटिस्ट खुश हो जाता है। इधर हम जेनोन को देखते हैं जो कि प्रिंसेस एरिस के पास आया होता है। वो एरिस को बताता है कि अभी तक हमें एलिसिया के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है, इसलिए जेनोन कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने एलिसिया को ठीक तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया। एरिस जेनोन से कहती है कि अभी हमें एलिसिया को ढूंढना है। वो पूछती है कि एलिसिया का किडनैप सिड ने किया है। फिर जेनोन बताता है कि सारे एविडेंस सिड के खिलाफ है, पर उसका स्किल देखकर मुझे नहीं लगता कि वो एलिसिया को हरा सकता है। फिर एरिस जेनोन से कहती है कि तुम सिड को छोड़ दो पर उसके ऊपर नजर रखना। जेनोन भी एरिस की बात मान लेता है और बताता है कि अभी उसके लिए क्या करना ठीक होगा। फिर एरिस जेनोन से सभी स्टूडेंट के बारे में पूछती है। जेनोन बताता है कि सभी स्टूडेंट को रॉयल एकेडमी में लॉकडाउन के अंदर रखा गया है, उन्हें स्कूल के खत्म होने के बाद ड्रोम से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। इसके बाद एरिस बाहर विंडो से देखती है तो उसको कुछ स्टूडेंट्स आपस में बहस करते हुए देखते हैं। वहाँ पर सिड की बड़ी बहन क्लेयर कहती है कि उसको अपने भाई को बचाने जाना है क्योंकि वो मुश्किल में। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाती है और उसका नाम रोज ओरायन बताती है और ओरायन किंगडम की प्रिंसेस होती है। वो क्लेयर को बाहर जाने से रोक देती है और कहती है कि तुम रूल्स को तोड़कर बाहर नहीं जा सकती हो। फिर एरिस अपने पास्ट को याद करने लगती है जब वो एलिसिया के साथ फेंसिंग करती थी। इधर हम एलिसिया को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और ज्यादा ब्लड निकालने की वजह से उसकी बॉडी भी कमजोर हो गई थी। इधर हम सिड को देखते हैं जिसे वो लोग टॉर्चर रूम से बाहर फेंक देते। फिर सिड ट्रेन में बैठकर वापस घर जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि ट्रेन में दो लोग है और अल्फा से पूछता है कि डेल्टा सच में यहीं पर है। फिर अल्फा वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि डेल्टा तुम्हें बहुत मिस करती है। इसके बाद सिड एक रूम में रेडी होता है जिसमें बहुत एक्सपेंसिव चीजें होती है। तभी रूम के अंदर बीटा आती है और सिड को बताती है कि लेडी अल्फा के ऑर्डर के बाद शैडो गार्डन के 114 मेंबर यहाँ पर आ चुके हैं, जिसे सुनने के बाद सिड थोड़ा हैरान हो जाता है और बीटा से पूछता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही मेंबर को यहाँ पर हायर कर लिया है। फिर बीटा सिड को सारा प्लान बताती है कि वो रॉयल कैपिटल के अंदर डिबल और स्कट के सभी बेस को ढूंढने वाले हैं और सेम टाइम पर ही प्रिंसेस एलिसिया को ट्रेस करेंगे। इस मिशन को लीड लेडी अल्फा और लेडी गामा करने वाली है। फिर बीटा बताती है कि डेल्टा इस मिशन को स्टार्ट करने वाली है, जिसे सुनने के बाद सिड ओ लेटर बीटा को देता है और बताता है कि डेल्टा को इस मिशन के लिए मना कर दो क्योंकि इस मिशन को खुद स्टार्ट करने वाला है। फिर सिड बताता है कि आज के बाद सभी लोगों को शैडो गार्डन और उसकी पावर के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद हम उन दोनों स्टूडेंट को देखते हैं जिन्होंने सिड को टॉर्चर किया था। तभी वहाँ पर सिड आ जाता है जिसे देखकर उस सिड की तरफ एक जूता फेंकता है और फिर उस सिड से कहते हैं कि तुम्हारे पास एलिसिया का जूता क्या कर रहा है। ये उनका प्लान होता है जिससे कि वो सिड को फंसा सके। जिसके बाद वो दोनों सिड को मारने के लिए आ रहे होते हैं। तभी उन्हें अपने पीछे से दो लोगों की डेड बॉडी मिलती है जो सिड पर नजर रखे हुए थे। फिर सिड उन दोनों पर अटैक करने जा रहा होता है जिसे देखकर वो नाइट कहता है कि तुम जिंदा नहीं बचोगे। उसके बाद सिड खुद को शैडो में चेंज कर लेता है और उन दोनों को खत्म कर देता है। इधर हम एरिस को देखते हैं जो सभी नाइट्स को बताते हैं कि उन्हें स्कूल को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन से इस रॉयल कैपिटल में आ चुका है और वो सभी इस कंट्री के अंदर 8 लोकेशन पर छुपे हैं। इसके बाद एरिस एलिसिया को ढूंढने चली जाती है। इधर हम एलिसिया को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है और उसको भी बाहर से
ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दे रही होती है। फिर वो साइंटिस्ट वहाँ पर आता है और बड़े से इंजेक्शन की मदद से अपने एक्सपेरिमेंट को उस मोस्टर के अंदर डाल देता है। फिर उसके बाद उस मोस्टर के अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और उसका साइज भी बड़ा हो जाता है। फिर वो मोस्टर सबसे पहले उस साइंटिस्ट को मारता है। इसके बाद वो मोस्टर एलिसा को आजाद कर देता है, जिसे देखकर एलिसा सोचती है कि उस मोस्टर ने उसकी हेल्प की है। इसके बाद वो मोस्टर और भी बड़ा होने लगता है और बाहर किंगडम की ओर जाने लगता है। इधर एलिसा भी उस रास्ते से जा रही होती है, तभी उसको रास्ते में जेनोन मिलता है। फिर जेनोन एलिसा से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। एलिसा जेनोन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जेनोन बताता है कि ये मेरी जगह है और उस साइंटिस्ट को उसने ही हायर किया था। जिसे सुनने के बाद एलिसा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जेनोन से कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम पागल हो। जिसे सुनने के बाद जेनोन कहता है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेनोन बताता है कि अब मेरे पास तुम्हारा ब्लड है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, उस ब्लड की मदद से उसको राउंड में जगह मिल जाएगी। जिसे सुनने के बाद एलिसा जेनोन से पूछती है कि अब राउंड कौन सा ग्रुप है। जेनोन बताता है कि राउंड एक नाइट का ग्रुप है जिसमें जाके वो डबल फेम और पैसा कमा सकता है। फिर जेनोन बताता है कि तुम्हारी जगह मुझे एरिस को पकड़ना चाहिए था, पर वो एलिसा से भी काम चला सकता है। इसे सुनने के बाद एलिसा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो अपनी सोर्ड निकालकर जेनोन से फाइट करने लगती है। जेनोन एलिसा को बताता है कि तुम्हें अपनी बहन की बात सुनने के बाद गुस्सा आ जाता है, पर तुम अपनी बहन के मूव्स को ही कॉपी करती हो। उसके बाद जेनोन एलिसा को पानी में गिरा देता है और कहता है कि तुम अपनी बड़ी बहन एरिस जैसी नहीं बन सकती हो। तभी वहाँ पर शैडो आ जाता है, जिसे देखकर एलिसा हैरान हो जाती है। फिर सिड उन्हें अपना नाम शैडो बताता है और कहता है कि मैं एक शैडो के अंदर रहता हूँ और शैडो बनकर ही हंट करता हूँ। जेनोन सिड को उस ब्लैक कपड़े में देखकर पहचान जाता है। फिर जेनोन सिड से पूछता है कि तुम शैडो गैंग से हो जिन्होंने कल्ट के कुछ मेंबर्स को अभी मारा है। जिसे सुनने के बाद सिड उन्हें अपना नाम शैडो बताता है। जेनोन सिड से कहता है कि तुमने कल्ट के कुछ मेंबर को हरा दिया था तो तुम खुद को स्ट्रॉन्ग समझोगे, पर उनमें से कोई भी हमारा कोर मेंबर नहीं था, इसलिए तुम उसे आसानी से हरा पाए। जिसे सुनने के बाद शैडो बताता है कि मैं जहाँ पर मर्जी जाकर हंट करूँ, रिजल्ट हमेशा सेम ही होगा। उसके बाद जेनोन शैडो को बताता है कि मैं कल्ट का एक कोर मेंबर हूँ जो राउंड का 12th मेंबर बनने वाला हूँ। फिर जेनोन शैडो पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, पर शैडो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो एलिसा के पास आकर खड़ा हो जाता है और जेनोन से कहता है कि तुम एक कोर मेंबर हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम शहर को देखते हैं जहाँ वो मोस्टर सभी नाइट से लड़ रहा होता है, पर कोई भी नाइट उस मोस्टर को नहीं हरा पा रहा होता है और उस मोस्टर की वजह से बहुत सारे लोग घायल हो चुके होते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंसेस एरिस आ जाती है और उस मोस्टर से लड़ने लगती है, जिसे देखकर सभी नाइट्स खुश हो जाते हैं। फिर एरिस सभी को यहाँ से जाने के लिए कहती है और उस मोस्टर पर अटैक करती है। वो देखती है कि मोस्टर अपने हाथ को हील कर लेता है। इसके बाद एरिस मोस्टर के 1000 टुकड़े करने के लिए उस पर अपनी सोर्ड टेक्निक का यूज करती है, पर तभी बीच में अल्फा आ जाती है और उनकी फाइट को रोक देती है। फिर एरिस अल्फा से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर अल्फा एरिस को अपना नाम बता देती है। तभी वो मोस्टर अल्फा पर अटैक करता है, जिससे कि अल्फा बच जाती है और ऊपर उड़ जाती है। अल्फा उस मोस्टर को खत्म करने से कहती है कि अब तुम्हें ज्यादा दर्द सहने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद अल्फा उस मोस्टर को अपनी पावर से खत्म कर देती है। जैसे ही वो मोस्टर एक लड़की में बदल जाती है और अल्फा उसको अपने साथ लेकर जाने लगती है। इधर एरिस अल्फा की पावर को देखकर हैरान हो चुकी होती है। फिर वो अल्फा से पूछती है कि तुम क्या हो। अल्फा एरिस को बताती है कि वो शैडो गार्डन की मेंबर है, इसलिए उसके काम के बीच में ना आए। इसके बाद अल्फा उस लड़की को अपने साथ लेकर जाने लगती है। इधर एरिस को एक और ब्लास्ट दिखाई देता है, जिसके बाद वो एलिसा को ढूंढने लगती है। इसके बाद हम जेनोन और शैडो की फाइट को देखते हैं, जहाँ पर जेनोन शैडो को अच्छी टक्कर दे रहा होता है। फिर जेनोन अपनी इविल पावर से शैडो पर अटैक करने लगता है, पर शैडो उसके सभी अटैक से बच जाता है। फिर जेनोन अपनी इविल पावर को यूज करके शैडो पर अटैक करने लगता है, पर शैडो उसके सभी अटैक से बच जाता है। शैडो बहुत ही फास्ट होता है, जिस वजह से वो जेनोन के पीछे आ जाता है और उसको पानी में मारकर गिरा देता है। फिर वो दोबारा से जेनोन को लड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद जेनोन शैडो पर लगातार अटैक करता है, पर शैडो उसके अटैक को लगातार ब्लॉक कर लेता है। एलिसा को शैडो की फेंसिंग स्टाइल बहुत ही नॉर्मल लग रही होती है। उसको शैडो की फेंसिंग स्टाइल सेम वैसी ही लग रही थी जब बचपन में एरिस के साथ वो प्रैक्टिस करते टाइम करती थी। एलिसा अपनी बड़ी बहन एरिस को कभी भी नहीं हरा पाती और न ही उसके जैसा फेंसिंग कर पाती थी, पर उसने अपने स्टाइल को कभी भी नहीं छोड़ा क्योंकि उसको अपनी बेसिक स्टाइल बहुत ही अच्छी लगती थी। इसके बाद हम शैडो को देखते हैं, जो कि जेनोन पर अटैक कर देता है और जेनोन उससे घायल हो जाता है। फिर जेनोन शैडो से उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछने लगता है। वो शैडो से पूछते हैं कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो तो तुम अपनी असलियत क्यों नहीं बता देते, जिसे सुनने के बाद शैडो हंसने लगता है। फिर शैडो जेनोन से कहता है कि हम शैडो गार्डन के मेंबर हैं, जो शैडो में रहकर अपने दुश्मनों को खत्म करते हैं। इतना सुनने के बाद जेनोन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर एलिसा को उनकी बातें समझ में नहीं आ रही होती है और वो सोचने लगती है कि ये शैडो गार्डन क्या है। फिर जेनोन दोबारा से खड़ा हो जाता है और अपने पास कुछ रेड पिल्स को निकालता है। जेनोन बताता है कि इस पिल को खाने के बाद हम अपनी लिमिट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। इतना कहने के बाद जेनोन सभी पिल्स को एक ही साथ में खा लेता है, जिससे कि उसकी बॉडी एक डीमन में चेंज हो जाती है और उसके अंदर इविल पावर आ जाती है। फिर जेनोन शैडो से लड़ने लगता है, पर शैडो जेनोन को सभी अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसको बहुत मारता है। इसके बाद शैडो जेनोन से कहता है कि तुम अपनी मांगी हुई पावर से मुझे कभी भी नहीं हरा सकते हो। फिर शैडो जेनोन को अपनी रियल पावर दिखाता है, जिससे कि शैडो के पास पर्पल लाइट आ जाती है। उसके बाद वो जेनोन से कहता है कि प्ले टाइम ओवर हो गया है। फिर शैडो अपने पावर से बैरियर बना देता है, जो कि
ही एमिलिया के पास जाके खत्म हो जाता है। इधर जेनोन शैडो की पावर को देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि एक इंसान के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। फिर शैडो जेनोन को बताता है कि वो पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, जिस वजह से न्यूक्लियर बम का भी उस पर कोई असर ना हो पाए, पर उसको इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक दिन उसको आइडिया आया कि अगर उसको न्यूक्लियर से बचना है, उसको भी न्यूक्लियर जितना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जेनोन इन सब बातों को सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और शैडो से कहता है कि तुम पागल हो। इसके बाद उस शैडो पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, पर जेनोन की सोर्ड टूट जाती है। उसके बाद शैडो अपनी रियल पावर आई एम एटॉमिक दिखाता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एक पर्पल लाइट आसमान में जाती है, जिसे देखकर शैडो गार्डन के सभी मेंबर हैरान हो गए होते हैं। इधर एरिस भी उस पर्पल लाइट को देखकर हैरान हो चुकी थी। फिर वो एलिसा को ढूंढने के लिए चली जाती है। इधर ब्लास्ट खत्म होने के बाद वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, जिसके बाद हम एलिसा को देखते हैं, जो कि शैडो की पावर को देखने के बाद वो भी शॉक्ड थी। इसके बाद एलिसा वहाँ पर पड़ी एक सोर्ड को उठाकर सेम शैडो के स्टाइल में चलाने लगती है। तभी वहाँ पर एरिस आ जाती है और एलिसा को हग कर लेती है। एलिसा भी अपनी बड़ी बहन एरिस को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन हम स्कूल में सिड और एलिसा को एक साथ देखते हैं। एलिसा सिड से कहती है कि अब सब कुछ ठीक है और जेनोन भी मारा गया है, इसलिए वो सिड से पूछती है कि क्या हम फेक रिलेशनशिप को दोबारा से चला सकते हैं, पर सिड एलिसा को मना कर देता है, जिससे सुनने के बाद एलिसा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, पर वो सिड को अपना स्माइल करता हुआ फेस दिखाती है। इसके बाद हम वहाँ पर ब्लड को देखते हैं, जो कि सिड का होता है। फिर हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि इस एशियंट स्कूल में किसी ने भी नहीं देखा था, जिस वजह से स्कूल में ये बात किसी को भी नहीं पता चलती है और इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं होता है। फिर हम शैडो गार्डन के सभी मेंबर को देखते हैं, जो कि शैडो की पावर को देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। इसके बाद अल्फा कहती है कि एक दिन हमारे सभी दुश्मन उस लाइट के अंदर खत्म हो जाएंगे। फिर अल्फा सभी रिपोर्ट के बारे में पूछती है। बीटा बताती है कि जीटा को अपने नए टारगेट के लोकेशन पता चल गया है, वो हमें इस बारे में सभी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेट करके देने वाली है। उसके बाद वो ईटा के बारे में बताती है, जो अभी रिसर्च कर रही है और उसका रिसर्च भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसके बाद बीटा बताती है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम हुआ है, जिससे कि हमें बहुत परेशानी मिल रही है। फिर अल्फा बताती है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे शैडो गार्डन का नाम यूज कर रही है, जिसे सुनने के बाद बाकी के मेंबर कहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन हमसे नहीं बच सकता है। इसके बाद हम एरिस को देखते हैं, जो कि अपने नाइट को डिबलोस कल्ट और शैडो गार्डन ग्रुप के बारे में बताती है। वो नाइट से कहती है कि ये दोनों ग्रुप अभी हमारे पीछे से बहुत ही दूर है। इसके बाद नाइट एरिस से पूछते हैं कि क्या उसको नाइट पर भी शक है जो कल्ट से मिले हुए हैं। एरिस उन्हें बताती है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि कुछ नाइट्स जेनोन की तरह कल्ट के साथ मिले हो सकते हैं। फिर एरिस उन्हें बताती है कि मैं एक इन्वेस्टिगेशन टीम बना रही हूँ और उन सभी का पता लगाने के लिए जो भी कल्ट के साथ मिला है, इसलिए वो उन दोनों नाइट को भी उस टीम का हिस्सा बनाने के लिए कहती है। जिसे सुनने के बाद वो दोनों नाइट भी एरिस की बात मान लेते हैं। इसके बाद एरिस उन्हें इंसिडेंट से रिलेटेड चीजें दिखाने लगती है, जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो एक ऐसी चीज के बारे में बुक पढ़ रही होती है, पर उसका सारा ध्यान बुक में ही होता है, जिस वजह से वो एक लड़के से टकरा कर नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सिड ही होता है। उसके सर पर बहुत खून लगा होता है, जिसे देखकर हमें पता चल जाता है कि सिड की ये हालत एलिसा ने की थी। उसके बाद सिड उस लड़की को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो लड़की भी सिड को अपना हाथ पकड़ा देती है। हम गली के अंदर एक इंसान को देखते हैं, जिसे कोई दूसरे इंसान मारने जा रहा होता है। वो इंसान उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको ना मारे, पर वो आदमी उस इंसान को मार देता है और बताता है कि वो शैडो गार्डन से है। इसके बाद हम सिड को देखते हैं, उसके दोस्त सिड से उसके और एलेक्सा के रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं। सिड बताता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, जिसे सुनने के बाद स्केल सिड से कहता है कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर जाके तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। स्केल बताता है कि उस जगह पर कुछ चॉकलेट नाम की चीज है जो बहुत ही पॉपुलर है। इधर सिड चॉकलेट सुनने के बाद सोचने लगता है कि इस दुनिया में चॉकलेट कहाँ से आ गया। फिर वो दोनों सिड से पूछते हैं कि क्या उनके साथ चलना चाहता है। सिड उनके साथ जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसको भी देखना था कि यहाँ पर चॉकलेट कहाँ से आ गया। उसके बाद हम एरिस और एलिसा को देखते हैं, जो कि उस क्लू को एक लड़की को देते हैं। वो लड़की वही होती है जो पिछले एपिसोड में सिड से टकराई थी। उस लड़की का नाम सैरी होता है। सैरी उस क्लू को देखकर बताते कि ये तो एक आर्टिफैक्ट है जिसे अभी तक यूज भी नहीं किया गया है। फिर एरिस बताते कि ये आर्टिफैक्ट उन्हें कल्ट के सिगरेट बेस से मिला था, इसलिए एरिस इस आर्टिफैक्ट को सैरी के पास लाई, क्योंकि उसको पता है कि सैरी से ज्यादा स्मार्ट यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर सैरी बताती है कि वो तो बस एक स्टूडेंट है, जिसे सुनने के बाद एरिस सैरी से कहते हैं कि पूरे फील्ड में तुमसे अच्छा रिसर्चर कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम इस आर्टिफैक्ट के बारे में पता लगा लोगी। उसके बाद सैरी के फादर भी सैरी से उस आर्टिफैक्ट पर रिसर्च करने के लिए कहते हैं। वो सैरी को बताते हैं कि अगर तुम एक अच्छी रिसर्चर बन जाती हो तो तुम पूरी दुनिया घूम सकती हो। उसके बाद सैरी उन सभी की बात मान लेती है और रिसर्च के लिए रेडी हो जाती है। फिर एरिस सैरी से कहती है कि वो कुछ नाइट्स को सैरी के पास भेज दे, जो कि सैरी को प्रोटेक्ट करेंगे। तभी एलेक्स से कहती है कि उसको भी एरिस की हेल्प करनी है, क्योंकि वो भी जानना चाहती थी कि इन सब के पीछे कौन है। एरिस एलेक्सा की इस बात को मान लेती है और उसे कहती है कि तुम खतरे से दूर रहोगी। इधर हम सिड को देखते हैं, जो कि उस शॉप पर आ जाता है। उस शॉप पर पहले से बहुत ज्यादा लोग आए होते हैं और उनकी बारी 80 मिनट के बाद आएगी, जिसे सुनने के बाद पो स्केल से कहता है कि वो टाइम पर घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसने कुछ रूमर सुना था कि रात में कई किलर कुछ लोगों को मार रहे हैं। जिसे सुनने के बाद सिड उस किलर के बारे में पूछने लगता है, पर स्केल उससे कहता है कि टेंशन की कोई
कोई भी बात नहीं है, वो सभी नाइट्स है, इसलिए वो उस किलर को आसानी से डिफेंड कर लेंगे। इसके बाद वो सभी शॉप के अंदर जाने लगते हैं। तभी उनके पास एक लड़की आती है और सिड से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ सर्वे पर चलने के लिए इंटरेस्टेड हो। जिसे सुनने के बाद स्केल और पो भी उस लड़की से पूछने लगते कि क्या उन्हें भी उस सर्वे पर लेकर जा सकती है, पर वो लड़की बताते कि इस सर्वे पर सिर्फ एक इंसान ही चल सकता है। उसके बाद वो सिड को माल के अंदर ले जाती है। फिर सिड देखते है कि ये माल बिल्कुल जापान के माल की तरह है, जहाँ पर सभी की सभी वो चीजें मिल रही है जो कि उसे असली दुनिया में मिलती थी। फिर वो लड़की सिड को अपने साथ माल के टॉप फ्लोर पर लेकर जाती है, जहाँ पर एक मेंशन बना होता है। सिड उस मेंशन के अंदर जाता है तो उसको वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां दिखाई देती है। फिर सिड वहाँ पर गामा को देखता है, जिसके बाद सिड गामा से पूछते है कि ये माल तुम्हारा है। गामा बताती है कि ये माल उसने सिड के सभी इन्फॉर्मेशन से बनाया है। जिसे सुनने के बाद सिड को याद आता है कि उसने बचपन में गामा को अपनी दुनिया की रैंडम चीजों के बारे में बताया था, पर उसको इस बात का पता नहीं था कि गामा उन सभी रैंडम चीजों को यूज करके एक बड़ा सा बिजनेस कर लेगी। फिर सिड सोचने लगता है कि गामा सच में 7 शैडो में से सबसे स्मार्ट है। उसके बाद गामा सिड के पास आ रही होती है, तभी वो नीचे गिर जाती है। जिसे देखने के बाद सिड कहता है कि गामा भले ही स्मार्ट हो पर उसमें फिजिकल एबिलिटी नहीं है। फिर गामा सिड को चेयर पर बैठने के लिए कहती है। सिड उस चेयर पर बैठकर किंग की तरह फील कर रहा होता है। उसके बाद सिड रिवॉर्ड में अपना मैजिक पावर यूज करके उन सभी को पर्पल लाइट दिखाता है, जिसे देखकर गामा और सभी खुश हो जाते हैं। फिर सिड गामा से पूछता है कि तुम्हें इस स्टोर से प्रॉफिट हो रहा है। गामा बताते हैं कि उनकी स्टोर किंगडम के बड़ी सिटीज और किंगडम के बाहर भी है और इस बार उन्होंने 1 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया है। जिसे देखने के बाद सिड हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि गामा ने मेरी नॉलेज का यूज करके इतना सारा पैसा अर्न कर लिया। फिर गामा सिड से पूछती है कि वो इस इंसिडेंट की वजह से यहाँ पर आई है। जिसे सुनने के बाद सिड कंफ्यूज हो जाता है। गामा सिड को बताती है कि एक किलर किंगडम में आ चुका था और वो लोगों को मार रहा था। वो किलर सभी को अपना नाम शैडो गार्डन बता रहा था। हम उसके बारे में सब कुछ पता लगा रहे पर अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। जिसे सुनने के बाद सिड कहता है कि उस किलर को मैं देख लूंगा। उसके बाद सिड वहाँ से जाने लगता है, तभी उसको वही लड़की दिखती है जिसने सिड को यहाँ पर लाया था। गामा बताती है कि ये शैडो गार्डन की न्यू मेंबर है और इसका नाम नू है। गामा बताती है कि नू के पास बहुत ही अच्छे स्किल है और लेडी अल्फा ने इसको खुद सिलेक्ट किया है, इसलिए आज से नू आपकी मदद करेगी। फिर सिड नू को बताता है कि जब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इसके बाद सिड गामा से कहते हैं कि मुझे कुछ चॉकलेट चाहिए। फिर गामा सिड से कहती है कि वो उसको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट देगी। इधर सिड गामा को अपनी बातों में फंसा कर वहाँ पर रख के सभी गोल्ड कॉइन में से एक कॉइन चुरा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिड अपने सभी दोस्तों के साथ घर की तरफ भाग रहा होता है। तभी उसको वहाँ पर स्वॉर्ड फाइट की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से सिड वहीं पर रुक जाता है और अपने दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सिड बताता है कि उसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, इसलिए वो उनके साथ नहीं आ सकते। जिसे सुनने के बाद उसके दोस्त वहाँ से रोते हुए चले जाते हैं। इधर हम एलेक्सा को देखते हैं जो कि किलर से लड़ रही होती है। तभी वहाँ पर उस किलर के सभी साथी आ जाते हैं और वो सभी मिलकर एलेक्सा से लड़ने लगते हैं। एलेक्सा उन सभी को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रही होती है। तभी उनमें से एक एलेक्सा के पीछे से अटैक करता है, जिससे कि एलेक्सा घायल हो जाती है। उसके बाद उनमें से एक एलेक्सा को मारने जा रहा होता है। तभी वो किलर मर जाता है और वहाँ पर शैडो आ जाता है और उसने ही किलर को मारा था। उसके बाद शैडो उन सबसे कहता है कि तुमने शैडो गार्डन का नाम गलत यूज किया है, इसलिए तुम सभी को मरना होगा। फिर वो लोग शैडो को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही शैडो उनके पीछे जाने वाला होता है, तभी एलेक्सा शैडो को रोक लेती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। फिर शैडो एलेक्सा से कहता है कि तुम इस मैटर से दूर रहो और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसके बाद शैडो उन दोनों में से एक किलर को मार देता है। तभी वहाँ पर नू आ जाती है और शैडो से कहती है कि इसके आगे मैं हैंडल करती हूँ। शैडो नू की बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वो किलर नू पर अटैक करता है, पर नू उस किलर को एक ही अटैक में खत्म कर देती है। इसके बाद हम ब्लैक नाइट को देखते हैं जो कि अपने साथी से कहता है कि हमें अपनी चीजों के बारे में पता चल गया है, इसलिए हमारा काम ये है कि हम अपनी चीजों को वापस लेकर यहाँ से चले जाए। अगले सीन में हम एलेक्सा को देखते हैं जिसके हाथ में पट्टी बंधी थी, क्योंकि कल रात किलर से लड़ते टाइम वो इंजर्ड हो गई थी। एलेक्सा एरिस को बताते हैं कि कल रात जिस किलर को उसने देखा था वो कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से था। उस शैडो गार्डन का नाम यूज करके लोगों को मार रहे थे। एलेक्सा बताती है कि ये सब शैडो को पता चल गया। जिसे सुनने के बाद एरिस बताती है कि वो भी शैडो गार्डन के एक मेंबर से ही मिल चुकी है। जब वो किंगडम में एक डीमन से बचा रहा था तब वो शैडो गार्डन के एक मेंबर से मिली थी और उसका नाम अल्फा है। फिर एलिसा एरिस से कहते हैं कि शैडो गार्डन कल्ट ऑफ डिवालोस से लड़ रही है, इसलिए वो हमारे दुश्मन नहीं है। एरिस बताती है कि कल्ट ऑफ डिवालोस और शैडो गार्डन दोनों ही उसके दुश्मन है और उन्हें इस किंगडम को तबाह नहीं करने देगी। उसके बाद हम सिड को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ ट्रेन में जा रहा होता है। फिर स्केल सिड से पूछते हैं कि तुम चॉकलेट लेकर आए हो। सिड बताता है कि वो अपने साथ चॉकलेट लेकर आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्केल उन चॉकलेट को लेकर एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उस लड़के का बॉयफ्रेंड आ जाता है और स्केल को पकड़ लेता है। फिर वो ये देखकर सिड और पो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद पो सिड से कहता है कि वो स्केल की तरह गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो जिस लड़की को प्रपोज करने जा रहा था उसके बारे में उसने पहले से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी थी। इसके बाद पो वहाँ से चला जाता है। इधर सिड सोचता है कि वो इस चॉकलेट को किसी भी लड़की को देकर वहाँ से चला जाएगा। तभी सिड को अपने पास एक लड़की दिखाई देती है जो सैरी होती है। फिर सिड सैरी के पास वो चॉकलेट रख कर चला जाता है। इधर सैरी सिड को देखकर पहचान जाती है कि वो वही लड़का है जिससे वो कल मिली थी। उसके बाद सैरी अपने रूम में आके वो चॉकलेट को देखने लगती है। वो सोच रही होती है कि ये क्या चीज है। तभी सैरी के फादर उसके रूम में आते और सैरी को बताते हैं कि ये चॉकलेट है। फिर सैरी अपने फादर को बताती है कि ये चॉकलेट उसको एक लड़के ने दिया है। जिसे सुनने के बाद सैरी के फादर
कहते हैं कि वो लड़का तुम में जरूर इंटरेस्टेड होगा। ये सुनकर सैरी ब्लेस करने लगती है। फिर सैरी के फादर उससे पूछते कि तुम्हें इस एंटीफैट के बारे में कुछ पता चला। सैरी बताती कि वो इस एंटीफैट पर अभी रिसर्च कर रही है। उसके बाद सैरी के फादर को अचानक से खांसी आने लगती है, जिसे देखकर सैरी अपने फादर से कहती कि वो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती है, पर सैरी के फादर उन्हें मना कर देते और बताते कि वो ठीक है। उसके बाद सैरी के फादर उसको बताते कि तुम्हारी मॉम एक रिसर्चर थी और आगे चलकर तुम भी उनकी तरह एक बड़ी रिसर्चर बनोगी। हम देखते कि सैरी उस चॉकलेट को देखने लगती जो उसको सिड ने दिया होता है। फिर सैरी अपने डैड की बात को याद करने लगती है और उस चॉकलेट को खाने लगती है और उसको वो चॉकलेट बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके बाद हम सिड को देखते जो कि न्यू इवेंट के पेपर को पढ़ रहा होता है। तभी उसके पीछे नू एक स्टूडेंट की यूनिफॉर्म में आ जाती है। उसके बाद नू सिड को बताती है कि कल रात उसने जिस आदमी को पकड़ रखा था उसका किसी ने ब्रेन वॉश कर रखा था, जिस वजह से हम उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा पाए। फिर सिड अपने दोस्तों के पास आता है, जहाँ पर स्केल सिड को बताता है कि उसने पहले ही इस इवेंट में सिड का नाम रजिस्टर करवा दिया है। स्केल कहता है कि उसको और पो को भी इस इवेंट में हिस्सा लेना चाहिए था, पर उसको चोट लगी है, जिस वजह से वो इस इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। सिड बताता है कि वो इस इवेंट में हिस्सा नहीं लेना चाहता है, जिसे सुनने के बाद स्केल सिड से कहता है कि अगर तुम इस इवेंट में हिस्सा लोगे तो हम बहुत सारी लड़कियों को अपने प्यार में फंसा सकते हैं। फिर सिड स्केल को एक पंच मारता है। इधर पो भी सिड से कहता है कि तुम हमारे बारे में तुम हमारे बारे में उन लड़कियों से बात करना, जिसे सुनने के बाद सिड पो को भी एक पंच मारता है और उसके बाद वो ऊपर देखने लगता है। सिड नू की बात को याद करने लगता है कि कल्ट ऑफ डिवालोस कुछ बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस काम को कल्ट बहुत सालों से करता हुआ आ रहा है। शैडो सारी बातों को सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इवेंट के अंदर सिड की बहन क्लेयर अपने ओपोनेंट को हरा देती है। इधर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स को बैट लगाने के लिए कहता है। स्केल और पो ने भी अपने सारे पैसे बैट में लगा दिए होते हैं। इसके बाद हम सिड को देखते हैं जिसकी फाइट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रोज से होने वाली होती है। रोज इस एकेडमी में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट होती है, इसलिए सिड सोचने लगता है कि अगर वो रोज को हराता है तो उसका बैकग्राउंड और कैरेक्टर और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। इसके बाद सिड रोज के साथ बैटल करने लगता है, जहाँ रोज सिड को एक ही अटैक में हरा देती है, पर सिड हार नहीं मानता है और दोबारा से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। ऐसा करते करते सिड बहुत बार रोज से मार खाता है, पर सिड अभी भी हार नहीं मानता है, जिसे देखने के बाद रोज अपनी पूरी पावर का यूज करके सिड पर अटैक करने जाती है, पर रेफरी बीच में आकर सिड को बचा लेता है और रोज को विनर बताता है। इसके बाद सिड को ट्रीटमेंट के लिए वहाँ से लेकर जाया जाता है। रोज इस बैटल को जीत चुकी होती है, पर वो सिड की स्पिरिट को देखकर इम्प्रेस हो गई होती है। इधर सिड के दोस्त अपने सारे पैसे बैट में हार चुके थे। इसके बाद हम सिड को देखते जिसके सर पर पट्टी बंधी होती है। तभी उसके पास सैरी आती है और सिड से कहती कि उसको सिड की फाइट बहुत ही अच्छी लगी। इसके बाद वो सिड को गिफ्ट में कुछ कुकीज देती है और सिड से कहती कि क्या वो उसका दोस्त बनना चाहता है। सिड सोचने लगता है कि उसको सैरी के साथ दोस्ती करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर सिड सैरी की कुकीज को ले लेता है और उससे दोस्ती करने के लिए मान जाता है। फिर सैरी अपने फादर को बताती कि उसने एक दोस्त को बना लिया है, जिसे सुनने के बाद सैरी के फादर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सिड जब सैरी के फादर को देखता है तो उसको पहचान लेता है और उसका नाम लैंथम होता है, क्योंकि सैरी के फादर स्कूल के प्रिंसिपल है और वो साइंस पर रिसर्च करते हैं। इसलिए सिड सोचता है कि उनको इन सब लोगों की नजरों से बचकर रहना है। सैरी के फादर सिड के चोट को देखकर उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सिड उनकी बात मान लेता है और बताता है कि वो एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवा लेगा। इसके बाद सैरी के फादर सिड को बताते हैं कि सैरी अभी किसी आर्टिफैक्ट पर रिसर्च कर रहा है जो उसको प्रिंसेस एरिस ने दिया है। वो सिड को बताते हैं कि सैरी का बचपन ठीक नहीं था और वो बहुत ही बुरे टाइम से गुजरा है, इसलिए वो सिड से कहते हैं कि तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना। वो सिड को बताते हैं कि सैरी का बचपन ठीक नहीं था और वो बहुत ही बुरे टाइम से गुजरी है, इसलिए वो सिड से कहते हैं कि तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना। सिड सोचने लगता है कि वो इन सब चक्करों में क्यों पड़ रहा है, क्योंकि वो तो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है। पर सिड उनकी तरफ देखता है और उन्हें हाँ कर देता है। फिर सिड अपने मन में सोचता है कि वो कुछ दिनों तक अपने घर पर रेस्ट करेगा, जिससे कि वो इन सब से कम मिल पाए। इसके बाद सैरी अपने रूम में बैठकर सोच रही होती है कि उसको सिड से मिलने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अब तो वो दोनों दोस्त बन गए। तभी उसको याद आता है कि सिड और एलेक्सिया दोनों रिलेशनशिप में हैं, इसलिए उसका जाना ठीक नहीं होगा। इसके बाद हम प्रिंसेस एलेक्सिया को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर कॉफी पी रही होती है। तभी उसके पास सैरी आती है। एलेक्सिया सैरी से पूछती है कि क्या तुम भी कॉफी पीना चाहोगी, जिसके बाद सैरी भी कॉफी पीने लगती है। फिर एलेक्सिया सैरी से पूछती है कि तुम मुझे आर्टिफैक्ट के बारे में बताने के लिए आई हो। सैरी बताती है कि वो इस रीजन से उसके पास नहीं आई है। उसके बाद एलेक्सिया सैरी से पूछती है कि तुम शायद से स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए आई हो, पर सैरी बताती है कि वो इस रीजन से भी नहीं आई है। जिसे सुनने के बाद एलेक्सिया सैरी से पूछती है कि तुम किस रीजन से मेरे पास आई हो। फिर सैरी एलेक्सिया से पूछती है कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, क्योंकि उसको पता चला था कि एलेक्सिया सिड के साथ रिलेशन में है। एलेक्सिया सैरी को बताती कि हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है और किसी रीजन की वजह से हम दोनों रिलेशनशिप में थे। जिसे सुनने के बाद सैरी खुश हो जाती है और एलेक्सिया को बताती कि उसने कुछ दिन पहले ही सिड से दोस्ती की है।
इसलिए जब उसको ये बात पता चली कि सिड तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में, तो वो अपनी रिसर्च पर फोकस नहीं कर पाई। पर अब उसको पता चल गया कि तुम और सिड कपल नहीं हो, इसलिए वो खुश है। ये बात सुनने के बाद एलिक्सा के हाथ कांपने लगते हैं। फिर सैरी वहाँ से चली जाती है और बाहर खड़े गार्ड्स को एलिक्सा के रूम के अंदर से कप टूटने की आवाज सुनाई देती है। अगले सीन में हम सिड को देखते हैं जो कि काफी दिन बाद एकेडमी में आया होता है। वो देखता है कि आज क्लास में सब चुप होकर बैठे हुए हैं। फिर स्केल पो से पूछता है कि आज यहाँ पर क्या होने वाला है। उसके बाद पो स्केल को बताता है कि आज क्लास में स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हमें स्टूडेंट काउंसिल के बारे में बताने के लिए आ रहे हैं। इधर हम सिड के हाथ में हैंड ग्रिपर को देखते हैं, जिसका यूज करके वो अपने हाथों की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा होता है। तभी क्लास में रोज आती है और सभी स्टूडेंट को अपने स्टूडेंट काउंसिल के बारे में बताती है। इसके बाद हम उस ब्लैक नाइट को देखते हैं, जिसके हाथ में एक आर्टिफैक्ट होता है और उसका यूज करके पूरे एकेडमी में एक बैरियर बना देता है। इधर क्लास में सिड को ये सब फील होने लगता है। उसके बाद हम एलिक्सा को देखते हैं जो कि एकेडमी में आ रही होती है। तभी वो देखते हैं कि एकेडमी का गेट बंद है और वहाँ का गार्ड भी मर चुका है। इधर सिड देखता है कि उसका मैजिक पावर भी काम नहीं कर रहा होता है। फिर वो सोचने लगता है कि क्लास और किसी ने इस पावर को फील नहीं किया है। तभी क्लास के अंदर बहुत सारे मास्क पहने लोग आ जाते हैं और बताते हैं कि हम शैडो गार्डन से हैं। वो बताते हैं कि हमने इस एकेडमी को घेर लिया और तुम में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। रोज उसकी बात सुनकर बताती है कि तुम डार्क नाइट एकेडमी के अंदर हो, इसलिए खतरा तुम सबको है। उसके बाद उसमें से एक आदमी रोज पर अटैक करने लगता है। रोज देखती है कि उसका मैजिक पावर काम नहीं कर रहा होता है और वो आदमी रोज की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। उसके बाद वो रोज को मारने के लिए जा रहा होता है। तभी बीच में सिड आ जाता है, जिस वजह से वो अटैक सिड को लगता है और उसकी बॉडी में से खून निकलने लगता है। सभी लोग सिड को देखकर हैरान हो जाते हैं। इधर सिड की बॉडी जमीन पर पड़ी होती है और उसमें से खून निकले जा रहा होता है। ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और सिड से कहती है कि तुम बीच में क्यों आए। उसके बाद सिड की मौत हो जाती है और रोज रोने लगती है। सिड से कहती है कि तुम मेरी बहुत केयर करते थे, इतना कि तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी। फिर वो सिड को थैंक्स कहती है। इधर वो आदमी रोज के पास आता है और उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसे सुनने के बाद रोज उसकी बात मान लेती है। फिर वो सभी लोग एकेडमी के सभी स्टूडेंट को एडिटोरियम में लेकर जाते हैं। वहाँ एडिटोरियम में ब्लैक नाइट भी होता है जो कि इन सब लोगों का लीडर होता है। इसके बाद हम सिड को देखते हैं जो कि क्लास के रूम में नीचे जमीन पर पड़ा होता है। फिर सिड अपना हाथ उठाता है और जोर जोर से चेस्ट के राइट साइड पर मारने लगता है, जिससे कि उसकी हार्ट बीट दोबारा से शुरू हो सके। फिर जैसे ही सिड की हार्ट बीट शुरू होती है वो जाग जाता है। ये देखकर सिड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी न्यू टेक्निक, जिसमें वो 10 मिनट तक के लिए मर सकता है। सिड इस टेक्निक में वो अपने ब्लड के फ्लो को रोक सकता है, जिससे कि चोट लगने के बाद ब्लड का फ्लो उसके बॉडी के अंदर रुक जाए और बाहर ना जाए। वो आज काम कर गई और अगर इस टेक्निक में वो मारा भी जाता, आज वो काम कर गई। और अगर गलती से इस टेक्निक में भी सिड मारा जाता तो उसकी हार्ट बीट हमेशा के लिए रुक जाती और उसकी मौत हो जाती। फिर सिड देखता है कि उसका मैजिक अभी भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। उसके बाद सिड अपनी यूनिफॉर्म पहनता है। इधर हम सैरी को देखते हैं जो कि अभी भी उस आर्टिफैक्ट पर रिसर्च कर रही होती है। तभी सैरी के रूम में एक आदमी विंडो को तोड़कर आता है। फिर वो सैरी को बताता है कि वो शैडो गार्डन का मेंबर है, पर उसको शैडो गार्डन का नाम याद नहीं होता है। जिसके बाद वो आदमी बताता है कि मेरा नाम रेक्स है और वो यहाँ पर आर्टिफैक्ट को लेने के लिए आया है, जिस पर सैरी अभी भी रिसर्च कर रही है। उसके बाद रेक्स सीधा सैरी पर अटैक करता है, पर तभी वहाँ पर एक नाइट आ जाता है और रेक्स को रोक लेता है। उस नाइट को एरिस ने सैरी के प्रोटेक्शन के लिए उसके पास भेजा था। फिर वो नाइट रेक्स से कहता है कि मैजिक ही सब कुछ नहीं होता है, अगर तुम्हारा ओपोनेंट कमजोर हो तो तुम उसको हरा भी सकते हो। जिसे सुनने के बाद रेक्स हंसने लगता है और उस नाइट से पूछता है कि तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद रेक्स उस नाइट से उसका नाम पूछता है। वो नाइट रेक्स को अपना नाम ग्लेन बताता है और कहता है कि रॉयल एकेडमी का वॉइस कमांडर हूँ। फिर दूसरा नाइट मार्को सैरी को वहाँ से भागने के लिए कहता है और वो भी दूसरे आदमी से लड़ रहा होता है। उसके बाद सैरी उस आर्टिफैक्ट को लेकर वहाँ से भागने लगती है। फिर हम सिड को देखते हैं जो कि रॉयल एकेडमी के छत पर खड़ा होकर सभी स्टूडेंट जो कि एडिटोरियम में होते हैं उन्हें देख रहा होता है। सिड सोचने लगता है कि ये सभी लोग बहुत ही बेवकूफ है, क्योंकि ये लोग खुद को शैडो गार्डन बता रहे हैं और दिन में ब्लैक कपड़ों में रॉयल एकेडमी पर अटैक कर रहे हैं। सिड कहता है कि वो रात का वेट कर रहा है और उसके बाद वो अपनी शैडो के रूप में आएगा और इन सभी को रियल पावर दिखाएगा। इसके बाद सिड अपने मैजिक का यूज करके उन सभी लोगों को मार देता है जो विंडो पर खड़े होकर पहरा दे रहे होते हैं। इसके बाद सिड एक लड़की को एकेडमी में भागते हुए देखता है। फिर सिड को पता चलता है कि वो सैरी है। तभी सैरी के पास एक आदमी आ रहा होता है जिसे सिड अपने मैजिक ब्लो का यूज करके मार देता है। फिर सैरी और भी आगे जाने लगती है। उसके चलने की आवाज से सभी दुश्मन सैरी के पास आने लगते हैं, पर सिड सभी को खत्म कर देता है और इधर सैरी को भी ये बात पता नहीं चलती है। फिर सैरी रेक्स की बात याद करने लगती है कि यहाँ पर किसी का भी मैजिक काम नहीं करने वाला है। सैरी सोचती है कि उन्होंने किसी आर्टिफैक्ट को यूज किया होगा जिससे कि उन सभी मैजिक पावर को ब्लॉक कर रहे होंगे। फिर सैरी ऊपर अपने फादर के रूम में जाने लगती है। तभी उसके पीछे से एक आदमी उसको मारने के लिए आता है, पर सिड उसको अपने साथ गायब करके लेकर जाता है। फिर जैसे ही सैरी अपने पीछे देखती है तो उसको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। उसके बाद सैरी का पैर फिसलने वाला होता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी वहाँ पर सिड आ जाता है और सैरी को पकड़ लेता है। फिर सिड सैरी को आर्टिफैक्ट देता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर केयरफुल होकर रहना होगा, क्योंकि एकेडमी
एकेडमी में बहुत सारे दुश्मन आ चुके हैं। सिड सैरी को उसके स्लीपर निकालने के लिए कहता है क्योंकि स्लीपर बहुत ही तेज आवाज कर रही होती है। सैरी सिड की बात सुनने के बाद वो अपने स्लीपर को वहीं पर निकाल कर रख देती है। उसके बाद वो दोनों सैरी के फादर के रूम में जाने लगते हैं, जहाँ पर सैरी को डॉक्यूमेंट के अंदर उस आर्टिफैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर सैरी सिड को बताती है कि आर्टिफैक्ट सभी मैजिक पावर को अब्सॉर्ब करके एक बड़ा ब्लास्ट कर सकता है। उसके बाद सिड सैरी से पूछता है कि उन सभी का मैजिक तो काम कर रहा है जिन्होंने एकेडमी पर अटैक किया है। सैरी सिड को बताती है कि इस आर्टिफैक्ट को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है जिससे कि वो अपनी पावर को छोड़कर बाकी सभी मैजिक पावर को अब्सॉर्ब कर सकती है। फिर सिड सैरी को बताता है कि सभी स्टूडेंट को एबोटोरियम में रखा गया है, जिसे सुनने के बाद सैरी सिड को बताती है कि जिस आर्टिफैक्ट का वो सभी लोग यूज कर रहे हैं उसमें पावर एब्सॉर्ब करने की लिमिट होती है, जिस वजह से उन्हें सभी स्टूडेंट को एबोटोरियम में रखा है जिससे कि वो सभी स्टूडेंट की मैजिकल पावर अब्सॉर्ब कर सके और एक लिमिट तक पहुंचाने के बाद वो आर्टिफैक्ट को सभी पावर में रिलीज किया जाएगा तो वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। जिसे सुनने के बाद सिड बताता है कि ऐसे तो पूरा एकेडमी ही तबाह हो जाएगा। सिड सैरी से पूछता है कि इस आर्टिफैक्ट को रोका नहीं जा सकता है। सैरी बताती है कि जो आर्टिफैक्ट उसके पास है वो दूसरे वाले आर्टिफैक्ट का कंट्रोलर है, इसलिए उस आर्टिफैक्ट की मदद से उस आर्टिफैक्ट की पावर को ब्लॉक कर सकती है। जिसे सुनने के बाद सिड सैरी से पूछता है कि तुम ऐसा कैसे करोगी। सैरी बताती है कि उसको इस आर्टिफैक्ट का कोड दोबारा से प्रोग्राम करना होगा और उसके बाद वो बेसमेंट के रास्ते से एबोटोरियम तक पहुंच जाएगी। फिर सिड सैरी से बेसमेंट के बारे में पूछने लगता है। सैरी बताती है कि रॉयल एकेडमी के नीचे एक बेसमेंट बनाया गया है जिसका यूज हम एस्केप होने के लिए कर सकते हैं। सैरी कहती है कि अगर वो दूसरे रास्ते से आर्टिफैक्ट तक पहुंच जाएंगे तो वो मैजिक पावर को ब्लॉक कर देगी जिससे कि वो आर्टिफैक्ट काम नहीं करेगा और बंद हो जाएगा। सिड को सैरी का प्लान बहुत ही अच्छा लगता है और वो सोचने लगता है कि लास्ट टाइम पर वो शैडो बनकर एंट्री मारेगा। फिर सैरी सिड को बताती है कि सारे टूल उसके रूम में ही रह गए इसलिए वो आर्टिफैक्ट पर काम नहीं कर पाएगी। सिड सैरी से कहता है कि वो उसके रूम से टूल लेकर आएगा और उसको भी बाथरूम जाना है। सैरी सिड की बात सुनने के बाद खुश हो जाती है। इधर हम रैक्स को देखते हैं जो कि एबोटोरियम में सारी इंफॉर्मेशन ब्लैक नाइट को दे रहा होता है। फिर वो नाइट रैक्स से आर्टिफैक्ट के बारे में पूछता है। रैक्स बताता है कि उस आर्टिफैक्ट को एक बच्ची लेकर भाग गई है, जिसे सुनने के बाद ओ नाइट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रैक्स से कहता है कि वो आर्टिफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए वो उस आर्टिफैक्ट को जल्दी से ढूंढ कर लाए। रैक्स उस नाइट की बात को समझ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रैक्स पीछे मुड़कर नाइट को बताता है कि एकेडमी के अंदर कोई पावरफुल इंसान है जिसने हमारे कुछ लोगों को खत्म कर दिया है। वो नाइट रैक्स की बात सुनकर समझ जाता है कि शैडो गार्डन के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद रैक्स अपने कुछ साथियों से उस आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर जैसे ही रैक्स अपने पीछे देखता है तो उसको अपने साथ अपने साथी दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद वहाँ पर सिड आ जाता है और रैक्स को पीटने लगता है। फिर रैक्स अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर एक बैरियर बनाता है, पर सिड उस बैरियर के अंदर आकर रैक्स को बहुत ही जोर से मारता है जिससे कि रैक्स क्लास में जाकर गिरता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि कोई उसके बैरियर के अंदर आके उसको मार रहा है। फिर रैक्स उस क्लास में अपनी सभी लोगों की डेड बॉडी को देखता है और उन्हें देखकर रैक्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद सिड रैक्स को मार देता है। इधर हम नू को सैरी के रूम में देखते और वो उन नाइट की आंख बंद कर रही होती है क्योंकि वो सब दुश्मनों से लड़ते हुए मारे गए थे। तभी रूम में सिड आता है और सैरी के टूल्स को ढूंढने लगता है। फिर सिड नू से पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। नू बताती है कि शैडो गार्डन के सभी मेंबर एकेडमी में पहुंच चुके हैं पर बैरियर के कारण उन सभी का मैजिक पावर काम नहीं कर रहा है और इस बैरियर के अंदर सिर्फ 7 शैडो ही लड़ सकते हैं। नू बताती है कि लेडी गामा इस टाइम सभी को लीड कर रही है क्योंकि सिर्फ उनका मैजिक ही इस बैरियर के अंदर काम कर रहा है। फिर सिड बताता है कि गामा के पास फिजिकल पावर नहीं है इसलिए उन्हें मैजिक के हटने तक का वेट करना होगा। उसके बाद सिड नू से कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ टूल ढूंढ कर दे सकती हो। फिर नू सिड को टूल ढूंढ कर देती है और सिड से पूछती है कि इन सब टूल्स का क्या करोगे। सिड बताता है कि वो अभी एक आर्टिफैक्ट पर रिसर्च कर रहा है जिससे कि इस बैरियर को खत्म किया जा सकता है। नू सिड की बात सुनने के बाद कहती है कि इसके लिए तो नाइट को टॉप रिसर्चर की जरूरत होगी, जिस पर सिड बताता है कि ये सब उनके लिए इजी है और उसके बाद सिड वहाँ से चला जाता है। नू सिड से कहती है कि हम भी अटैक के लिए रेडी है और वो मार्को की तरफ देखने लगती है। मार्को असल में नू का फाइनेंस होता है जो कि इस समय बेहोश था। इधर सैरी उस आर्टिफैक्ट पर रिसर्च करने लगती है और एकेडमी को देखती है जिसके अंदर सभी स्टूडेंट्स को पकड़ कर रखा गया है। वहीं पर सभी नाइट्स बाहर वेट कर रहे होते क्योंकि उनका मैजिक भी नहीं आया होता है। फिर एक नाइट एरिस से कहते हैं कि इस बैरियर को बाहर से तोड़ना बहुत ही मुश्किल है और हमारे सभी स्टूडेंट अंदर फंसे हुए हैं। तभी दूसरा नाइट कहते हैं कि शायद से कोई इस एकेडमी का ही जो कि उन लोगों के साथ मिला हुआ है। इसके बाद हम रोज को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंट के साथ अंदर एडिटोरियम में होती है। रोज सोच रही होती है कि अगर उनके पास मैजिक भी होता तो वो शायद से उन लोगों को नहीं हरा पाती। इधर हम सैरी को देखते हैं जो कि सिड के साथ मिलकर उस आर्टिफैक्ट को एक्टिव कर देती है। फिर वो सिड को बताती है कि हम उस बैरियर को खत्म कर सकते हैं जिससे कि सभी स्टूडेंट अपना मैजिक यूज कर पाएंगे। इसके लिए हमें एकेडमी के बेसमेंट में जाना होगा। फिर सिड सैरी से पूछता है कि हम बेसमेंट तक कैसे जाएंगे। तभी सैरी वहाँ पर रखी बुक शेल्फ में से एक बुक को प्रेस करती है जिससे कि वहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता खुल जाता है। सैरी बताती है कि ये सीक्रेट रास्ता हमें एकेडमी के बेसमेंट तक ले जाएगा। सिड ये सब देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मुझे ऐसी चीजें बहुत ही पसंद है। तभी हम सैरी को देखते हैं जो कि घबरा रही होती है क्योंकि इस रूम के अंदर सैरी ने अपने मॉम को लास्ट टाइम देखा था। सैरी अपनी मॉम की डेड बॉडी को देखकर इतना ज्यादा शॉक थी कि उसने अपने पीछे किलर को भी नहीं देखा था। फिर सीन चेंज होता है और हम सैरी के फादर को देखते हैं जो कि अपनी
अपनी मॉम के ग्रेव के पास आई होती है। उसके बाद सैरी के फादर उसको बताते कि तुम्हारी मॉम एक बहुत ही अच्छी रिसर्चर थी और तुम भी उनकी तरह ही बिल्कुल सेम हो। इसके बाद सैरी सिड को बताते कि उसके डैड बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए इस बार वो अपने डैड को जरूर बचाएगी। सिड भी सैरी से कहता है कि उसको उम्मीद है कि तुम्हारे डैड ठीक होंगे। उसके बाद सिड सैरी से कहता है कि अब तुम्हें ही आगे जाके काम करना होगा और मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। सैरी भी सिड से कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी। इधर हम उस ब्लैक नाइट को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि रेक्स को आने में इतनी देर क्यों लग रही है। तभी रोज से एक स्टूडेंट कहता है कि हम इन सभी पर अटैक कर देते हैं, पर रोज उसको मना कर देती है और बताती कि ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बिना मैजिक हम इनसे नहीं जीत सकते। तभी उनमें से एक आदमी गन से उन स्टूडेंट पर फायर करता है, जिससे कि एक स्टूडेंट घायल हो जाता है। फिर वो स्टूडेंट रोज से कहता है कि हमें कुछ करना होगा वरना हम मारे जाएंगे। रोज बताते कि अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी सैरी भी वहाँ पर आ जाती है और ये सब देखकर सैरी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर सैरी उस आर्टिफैक्ट को एक्टिव कर देती है, जिससे कि एकेडमी के ऊपर लगा बैरियर हट जाता है। उसके बाद सभी स्टूडेंट देखते हैं कि उनका मैजिक वापस आ गया है। तभी रोज उनमें से एक आदमी को जाकर मार देती है और सभी को फाइट करने के लिए कहती है। फिर सभी स्टूडेंट इन फेक शैडो गार्डन से लड़ने लगते हैं। इधर रोज उस नाइट से लड़ने के लिए जा रही होती है। तभी बहुत सारे लोग रोज से ही लड़ने के लिए जाते हैं। फिर रोज सिड के बारे में सोचने के बाद उन सभी से लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। तभी वहाँ पर शैडो आ जाता है और रोज से कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छी फाइट की है। फिर हम देखते हैं कि शैडो गार्डन के सभी मेंबर भी उस ऑडिटोरियम में आ चुके होते हैं। उसके बाद सिड कहता है कि हम शैडो गार्डन से, फिर उस सभी फेक शैडो गार्डन के लोगों को मारने लगता है। इधर रोज भी सभी स्टूडेंट को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। फिर शैडो देखते हैं कि ओ नाइट कहीं पर जा रहा होता है। इधर सैरी भी अपने फादर को ढूंढ रही होती है, पर उसको अपने फादर कहीं भी नहीं मिलते। तभी ऑडिटोरियम के अंदर आग लग जाती है, जिसे गामा बाहर से देखकर कहते कि इन्होंने एकेडमी में आग लगा दी और ये काफी रिस्की अटैक है। फिर हम देखते कि इस आग को नाइट ने लगाई होती है और वो वहाँ पर जाने लगता है। बाहर एरिस रोज से पूछती कि अंदर क्या हो रहा है और ये आग किसने लगाई। रोज बताती कि अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन आ गई जिन्होंने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया और वो अपना नाम शैडो गार्डन बता रहे थे। उसके बाद हम शैडो गार्डन को देखते हैं जो कि एकेडमी की छत पर होते हैं। नू गामा से कहती कि हमारा काम यहाँ पर पूरा हो चुका है। इधर सैरी अपने फादर को ढूंढ रही होती है। फिर हम उस नाइट को सैरी के फादर के रूम में देखते हैं जो कि बुक्स को जला रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सिड जो कि विंडो पर बैठा होता है, ओ नाइट से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो प्रिंसिपल लूटन। फिर हमें पता चलता है कि ओ नाइट असल में सैरी का फादर होता है। उसके बाद वो सिड से पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। सिड बताता है कि ये बात उसको शुरू से ही पता थी, जिसे सुनने के बाद लूथन सिड से कहते हैं कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। फिर सिड लूथन से पूछता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, जिसे सुनने के बाद लूथन सिड को अपना पास्ट बताता है कि वो एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्डमैन था और उसने बहुत सारे कंपटीशन भी जीते थे। फिर सिड उनसे पूछता है कि आपने तो बूसिन फेस्टिवल भी जीता है। उसके बाद लूथन बताता है कि उसने बूसिन फेस्टिवल के अलावा भी बहुत सारी फाइट जीती है, पर एक दिन वो बीमार हो गए जिस वजह से वो फाइट नहीं कर पाया और उसकी सारी शान चली गई। इसलिए वो अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए रिसर्च करने लगा। तभी उसको एक आर्टिफैक्ट मिला और उस आर्टिफैक्ट में बहुत ही पावर थी, पर वो आर्टिफैक्ट सैरी की मॉम को मिला था और वो एक रिसर्चर थी। वो इस आर्टिफैक्ट को गवर्नमेंट को देना चाहती थी, लेकिन मैंने सैरी की मॉम को मार दिया और इसके बारे में सैरी को भी पता नहीं चलने दिया और उस आर्टिफैक्ट को अपने पास रख लिया। उसके बाद सैरी अपनी मॉम की रिसर्च को पूरा करने लगी और उसको ये बात कभी पता नहीं चल पाई कि मैंने उसकी मॉम का मर्डर किया है। फिर से लूथन से एक और सवाल पूछता है कि उसने अपनी बेटी का यूज उसके मकसद के लिए क्यों किया था। लूथन बताता है कि ये सब उसने अपने मकसद के लिए किया है और उसको इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर सेठ बताता है कि उसको भी पहले इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको लगता था कि इंसान अपनी लाइफ में उन चीजों को ज्यादा केयर करता है जिसको वो सबसे ज्यादा वैल्यू करता है, पर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए मुझे भी उन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद सिड लूथन से फाइट करने लगता है और वो सिड को आसानी से हराकर विंडो के बाहर फेंक देता है। इधर लूथन को लग रहा होता है कि वो जीत चुका है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर शैडो आ जाते हैं और लूथन से कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर लूथन शैडो से कहते हैं कि तुम एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो बिल्कुल मेरी तरह, इसलिए तुमसे लड़ने में मुझे बहुत ही मजा आएगा। इसके बाद लूथन उस आर्टिफैक्ट का यूज करता है जिससे कि उसके अंदर बहुत ही पावर आ जाती है। फिर वो शैडो पर अटैक करने लगता है, पर शैडो उसके सभी अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है, जिसे देखकर लूथन कहता है कि वो सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुमसे अपनी पूरी पावर का यूज करके लड़ूंगा। फिर लूथन शैडो पर अटैक करने जा रहा होता है, पर शैडो उस अटैक से बच जाता है और वहाँ से पीछे दीवार टूट जाती है और उस अटैक से लूथन खुद ही डैमेज हो जाता है, जिसे देखकर लूथन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शैडो से लड़ने लगता है। लूथन शैडो से कहता है कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसका सारा ब्लेम शैडो गन पर जाएगा, जिससे कि सारी शैडो सभी के लिए दुश्मन बन जाएगी। शैडो बताता है कि मुझे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो मेरी टीम बुराई के लिए लड़ती है और ना ही अच्छाई के लिए। मैं और मेरी शैडो गन सिर्फ अपने मकसद के लिए लड़ते हैं। जिसे सुनने के बाद लूथन शैडो से पूछता है कि अगर पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। शैडो बताता है कि उसको किसी चीज का डर नहीं लगता और लूथन को मारने लगता है। शैडो लूथन से कहता है कि तुमने इस जगह पर सैरी की मॉम को मारा था और आज मैं तुम्हें इस जगह पर मारने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद शैडो लूथन को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है, जिससे
जिससे कि उसका आर्टिफैक्ट भी टूट जाता है और लूथन की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर सैरी आ जाती है और ये सब देख लेती है। फिर सैरी अपने फादर के पास आकर रोने लगती है और शैडो से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। शैडो सैरी से कहता है कि तुम्हें इस बात के बारे में पता ना चले वही तुम्हारे लिए ठीक होगा। उसके बाद शैडो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अल्फा न्यूज में देख रही होती है कि शैडो गन अब किंगडम के लिए दुश्मन बन चुका है, जिसे सुनने के बाद गामा अल्फा से कहती है कि हम वही करेंगे जो हमारे लीडर हमसे चाहते हैं, इसीलिए हमें इन बेकार की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर अल्फा गामा से कहते हैं कि सभी 7 शैडो को यहाँ पर बुलाओ। इधर हम सिड को देखते हैं जो कि एकेडमी के बाहर होता है। एकेडमी पूरी तरीके से टूट चुकी होती है, जिस वजह से सभी स्टूडेंट को समर हॉलिडे दे दिया गया था। तभी सिड के पास सैरी आती है और वो सिड से कहती है कि अब वो पढ़ने के लिए दूसरी कंट्री में जा रही है, क्योंकि उसको और भी बहुत कुछ सीखना है और इस कंट्री में रहने के लिए उसके पास और कोई भी रीजन नहीं है। फिर सिड सैरी को गुड बाय करता है और सैरी अपने कैरेज में बैठकर वहाँ से जाने लगती है कि एकेडमी पूरी तरीके से तबाह हो गया था, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स को समर हॉलिडे दे दिया गया है और बहुत से स्टूडेंट्स अपने घर जा चुके हैं। पर सिड अभी भी ड्रॉप में था क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उसके रूम में क्लेयर आ जाती है और सिड अपने रूम में छुप जाता है। फिर सिड के पास अल्फा का लेटर आता है जिसे उसको सीक्रेट लैंड पर जाना होगा। उसके बाद हम एप्सिलॉन को देखते हैं जो कि अपने मैजिक का यूज करके अपने चेस्ट का साइज बढ़ा रही होती है। फिर एप्सिलॉन अपने पास्ट को याद करने लगती है जब सिड ने उसको अपनी पावर दिखाई थी और उससे कहा था कि तुम पावर की मदद से अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हो। सिड एप्सिलॉन से कहता है कि तुम मेरे साथ शैडो गार्डन में आ जाओगी, जिसके बाद हम सभी मिलकर लोगों को हंट करेंगे। पर एप्सिलॉन सिड की बातों का गलत मतलब समझ जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जेनोन को देखते हैं जिसने बीटा को पकड़ कर रखा था। तभी वहाँ पर शैडो आ जाता है और जेनोन से बीटा को छोड़ने के लिए कहता है। इधर बीटा भी शैडो को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि बीटा ये सब इमेज ज्यादा पसंद नहीं आ रही होती है, जिस वजह से वो बहुत ही निराश हो जाती है। फिर बीटा बाहर फ्रेश एयर के लिए चली जाती है। तभी उसको बाहर एप्सिलॉन मिलती है और वो बीटा से कहती है कि मास्टर शैडो का ध्यान उस पर बहुत ज्यादा है, जिसे सुनने के बाद बीटा बताती है कि तुम्हें शायद से गलतफहमी हो गई है। इसके बाद वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर नू आती है और उन दोनों से कहती है कि आपको लेडी अल्फा ने बुलाया है। इसके बाद हम प्रिंस एलिक्सिया और एरिस को देखते हैं जो कि गामा के स्टोर पर आई होती है। वो ट्रिप पर कुछ सामान खरीदने के लिए इस स्टोर पर आए होते हैं। तभी जिसे सुनने के बाद एरिस एलिक्सिया से कहती है कि तुम इन ट्रेंड्स की बातों को छोड़ो, और जिस बताती है कि उसको सब कुछ याद है और उसको गोडेस ट्रायल में स्पेशल गेस्ट बनकर जाना है, इसलिए वो अपने आप को एक नॉर्मल स्टूडेंट में चेक कर लेगी जिससे कि उस पर किसी को भी शक ना हो पाए। एरिस भी एलिक्सिया की इस बात को मान लेती है और कहती है कि मेरे पास बहुत सारे गार्ड्स रहते हैं, जिस वजह से मैं सीक्रेट लैंड पर नहीं जा सकती हूँ, मुझे ये चॉकलेट्स भी चाहिए। बताती है कि लड़कों को ये सब बहुत ही पसंद आती है। जिसे सुनने के बाद एरिस एलिक्सिया से पूछती है कि तुम इन्हें खरीदने वाली हो ना। फिर एलिक्सिया एरिस से कहती है कि मुझे ये अंडरवेयर चाहिए, जिसे सुनने के बाद एरिस साफ मना कर देती है। उसके बाद वो दोनों में बहस होने लगती है। फिर एलिक्सिया एरिस को अपने साथ चेंजिंग रूम में लेकर जाती है और उसे कहती है कि मुझे अपने लिए अंडरवेयर चाहिए। एरिस एलिक्सिया की बात मान लेती है और उसको ये सब खरीदने की परमिशन दे देती है। इसके बाद हम वो सीन देखते हैं जब एकेडमी में आग लग चुकी होती है और सिड के पास आती है और उसे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ और उन्हें एक्सेप्ट करती हूँ। इसके बाद हम रोज और सिड को देखते हैं जो कि ट्रेन में बैठकर एक साथ स्कॉटलैंड पर जा रहे होते हैं। सिड सोच रहा होता है कि उसको तो ट्रेन के जनरल कोच में बैठकर जाना था, जिससे कि वो एक अच्छा बैकग्राउंड कैरेक्टर बन सके, पर रोज ने उसको अपने साथ इकोनॉमी सीट पर बैठा लिया। उसके बाद रोज सिड से प्यार भरी बातें करने लगती है। उसके बाद सिड भी बीटा के पास ऑटोग्राफ लेने के लिए आता है। फिर वो सोचने लगते हैं कि मैंने सिर्फ अपने पास्ट के बारे में इसको स्टोरी बताई थी, पर इसने उन सभी स्टोरी पर बुक भी लिख दी, इसके लेसन लिख दी है। फिर वो सिड से पूछते हैं कि तुम नेटसन के फैन हो, जिसे सुनने के बाद सिड बताता है कि ये बुक तो उसने ही लिखी है। उसके बाद रोज सिड को देखने लगती है और उसके बाद रोज सिड के बुक को देखने लगती है। तभी उसको सिड के बुक में कुछ दिखाई देता है। वो बताता है कि ऑथर नेटसन ने ये सब लिखा है क्योंकि लड़कों को ये बुक बहुत ही कूल लगता है। जिसे सुनने के बाद रोज कहती है कि मुझे ये बात पता थी कि लड़कों को ऐसी चीजें बहुत ही कूल लगती है। इसके बाद हम अल्फा को देखते हैं जो कि हीरो ओलिवर की स्टैचू के पास आई होती है और उसको वहाँ पर एक नोबल की डेड बॉडी मिलती है जिसका नाम ड्रैक होता है। अल्फा सोचने लगती है कि इस इंसान को किसने मारा होगा। उसके बाद अल्फा वहाँ से जाने लगती है। तभी कुछ गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और ड्रैक की बॉडी को देख लेते हैं। फिर एप्सिलॉन सिड से कहती है कि हमें डिबलोस के मेंबर के बारे में पता चल गया है, इसलिए हम अपने प्लान को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। जिसे सुनने के बाद सिड एप्सिलॉन से कहता है कि तुम अपना प्लान शुरू करो और मैं अपने प्लान का यूज करता हूं। देखते हैं जो कि अपने कपड़े को चेंज करके हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए जाता है। सिड को हॉट स्प्रिंग में नहाना बहुत ही अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं कि एलिक्सिया भी उस हॉट स्प्रिंग के अंदर नहा रही होती है। वो सिड को देखकर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर एलिक्सिया सिड से कहती है कि तुम अब ठीक हो चुके हो, जिस पर सिड बताता है कि उसकी चोट अब पूरी तरीके से हील हो चुकी है। उसके बाद सिड एलिक्सिया से पूछते हैं कि
तुम यहाँ पर स्कर्ट आइलैंड पर क्या कर रही हो। एलेक्सिया सिड को बताती है कि वो यहाँ पर गोट ट्रायल के लिए आई है और वो स्पेशल गेस्ट है। फिर एलेक्सिया सिड से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर सिड एलेक्सिया को बताता है कि उसके एक फ्रेंड ने उसको यहाँ पर बुलाया है और बताता है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इवेंट होने वाला है और शायद से वो इवेंट गोडेस ट्रायल है जिसके बारे में वो बहुत ही बात कर रहा था। फिर सिड एलेक्सिया से गोडेस ट्रायल इवेंट के बारे में पूछता है कि वो क्या है, जिसे सुनने के बाद एलेक्सिया सिड से कहती है कि तुम यहाँ पर स्कर्ट आइलैंड पर आए हो पर तुम्हें गोडेस ट्रायल इवेंट के बारे में ही नहीं पता है। फिर एलेक्सिया सिड को बताते हैं कि इस इवेंट में 5 एशियंट वॉरियर से लड़ते हैं जो यहाँ पर सुमोन कर लाए जाते हैं, जिसे सुनने के बाद सिड सोचने लगता है कि अल्फा ने शायद से उसको इस बारे में नहीं बताया था। उसके बाद एलेक्सिया सिड से कहती है कि अगर तुम इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आए हो तो तुम बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हो, क्योंकि इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए तुम्हें पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और फिर वो कहती है कि एशियंट वॉरियर स्ट्रॉन्ग लोगों की पावर को देख कर ही सुमन होते हैं। एलेक्सिया बताती है कि यहाँ पर हर साल 100 से ज्यादा लोग इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आते हैं पर उनमें से सिर्फ 10 लोग ही हिस्सा ले पाते हैं। और पिछले साल किसी वेनम नाम के वॉरियर ने तो हीरो ओलिवर को ही सुमन किया था, जिसे सुनने के बाद सिड एलेक्सिया से पूछता है कि क्या वो वॉरियर ओलिवर को हरा पाया था। फिर एलेक्सिया बताती है कि मुझे ये बात नहीं पता है क्योंकि पिछले साल वो इवेंट के लिए नहीं आई थी। एलेक्सिया बताती है कि वो यहाँ पर स्पेशल केस के लिए आई है और उसके बारे में सिड को कुछ भी नहीं बता सकती है, जिसे सुनने के बाद सिड कहता है कि वैसे भी मुझे उस केस में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। फिर एलेक्सिया सिड से क्रिम्सन नाइट ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहती है पर सिड उसको साफ मना कर देता है। उसके बाद एलेक्सिया सिड से कहती है कि तुम मेरी बॉडी को देखना बंद करो, जिस पर सिड कहता है कि वो हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स करने के लिए आया ना कि उसकी बॉडी देखने के लिए। जिसके बाद सिड एलेक्सिया से कहता है कि तुम मुझे इस तरह से देखना बंद करो। फिर एलेक्सिया बताती है कि वो उसकी तरफ नहीं देख रही है। उसके बाद सिड हॉट स्प्रिंग से बाहर निकलता है और एलेक्सिया के सामने खड़ा हो जाता है। एलेक्सिया सिड को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर सिड वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एलेक्सिया गोडेस ट्रायल के लिए स्टेडियम में आती है जहाँ पर एक ओल्ड मैन जिसका नाम नेल्सन था वो सभी का वेलकम करता है, पर एलेक्सिया को नेल्सन पसंद नहीं आता है क्योंकि उसने एलेक्सिया को इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया था। नेल्सन एलेक्सिया को बताता है कि वो इस केस को खुद ही देख लेगा, इसलिए वो उसको गोडेस ट्रायल एंजॉय करने के लिए कहता है। इधर एलेक्सिया सोच रही होती है कि वो अपने फादर से इस केस के बारे में बात करके नेल्सन को उस केस से हटा देगी, पर इस काम के लिए काफी दिन लग जाएंगे और तब तक तो उसके सारे प्रूफ्स भी खत्म हो जाएंगे। इधर बीटा भी गोडेस ट्रायल देखने के लिए आई होती है और उसके सभी फैंस बीटा को देखकर उसे चीयर करने लगते हैं। एलेक्सिया भी नात्सुमी जो कि बीटा होती है उसके बारे में जानती है कि वो एक पॉपुलर ऑथर है, पर एलेक्सिया नात्सुमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर बीटा एलेक्सिया की तरफ देखने लगती है और सोचने लगती है कि वही है जो खुद शैडो के काफी क्लोज थी, लेकिन लॉर्ड शैडो इसके जैसे लड़की की तरफ कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसके बाद एलेक्सिया बीटा के पैर पर अपने पैर मारती है। इधर नेल्सन गोडेस ट्रायल को शुरू करता है और अपने पैर से नीचे लगे स्विच को दबा देता है, जिससे कि स्टेडियम में मैजिक सर्कल बनता है और वो पूरे स्टेडियम को कवर कर लेता है। इधर नाइट्स भी स्टेडियम में गोडेस ट्रायल के लिए आने लगते हैं। तभी स्टेडियम में बैठे लोग आपस में बात करने लगते हैं कि कोई भी नाइट्स इस गोडेस ट्रायल से बाहर तब तक नहीं जा सकता है जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो जाता, और पिछले साल तो एक वॉरियर की मौत भी हो गई थी। फिर वो आदमी अपने साथ वाले आदमी से पूछता है कि लोग इस इवेंट में आते ही क्यों हैं, जिस पर उसका साथी बताता है कि कोई भी वॉरियर इस इवेंट को जीतता है तो वो किसी भी नेशन का सुप्रीम नाइट बन सकता है और उसको बहुत रिस्पेक्ट भी दी जाती है। इधर सिड भी उन लोगों की बात सुन रहा होता है और सोचने लगता है कि वो अपना काम आज शायद से नहीं कर पाएगा। फिर सिड सभी वॉरियर को देखने लगता है जो कि ग्राउंड में आके अपने पावर यूज करते हैं, पर कोई भी एशियंट वॉरियर सुमोन नहीं होता है, जिसे देखकर शैडो कहता है कि काश वो अपने शैडो वाले रूप में आकर सभी लोगों को अपनी रियल पावर दिखा सकता, जिससे कि लोग उसके और शैडो गार्डन के बारे में बात करें। पर सिड सोचता है कि अभी सही टाइम नहीं आया है। फिर वो अल्फा और बाकी सभी लोगों के बारे में सोचने लगता है कि आखिर वो सब यहाँ पर क्या कर रहे होंगे। इधर अल्फा और सभी शैडोस मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते। फिर रात हो जाती है। सिड भी गोडेस ट्रायल को देखकर बोर हो गया होता है। तभी सिड का नाम अनाउंसमेंट होता है कि वो नेक्स्ट फाइटर है, जिसे सुनने के बाद सिड सोचने लगता है कि रोज ने शायद से उसका नाम इस इवेंट में रजिस्टर करवाया होगा। इधर सिड सोचने लगता है कि अगर वो इस फाइट को करने के लिए आया तो शायद से उसके पावर लेवल की वजह से यहाँ पर कोई एशियंट वॉरियर आ जाएगा और सभी को उसकी रियल पावर के बारे में भी पता चल जाएगा। फिर सिड सोचता है कि उसको यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर अगर उसने ऐसा किया तो उसको एकेडमी से निकाल दिया जाएगा और उसकी बड़ी बहन भी उसको बहुत मारेगी। उसके बाद सिड अपनी शैडो लाइट का यूज करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अनाउंसमेंट होती है कि सिड इस मैच से बाहर जाना चाहता है। तभी आसमान में एक पर्पल लाइट चमकने लगती है और सभी ऊपर की ओर देखने लगते हैं। उसके बाद वो पर्पल लाइट आसमान से गायब होती है। तब सभी लोग ग्राउंड में शैडो को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। इधर शैडो को देखकर एलेक्सिया सोचने लगती है कि ये यहाँ पर किस लिए आया है। नेल्सन भी शैडो को देखकर सोचने लगता है कि उसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर शैडो अपनी पावर का यूज करता है जिससे कि वहाँ पर एक एशियंट वॉरियर सुमोन होके आ जाती है। इधर नेल्सन को यकीन नहीं हो रहा होता है कि शैडो ने एशियंट वॉरियर को सुमोन कर दिया है। फिर नात्सुमी बताती है कि वो अरोरा है जो कि डिस्ट्रक्शन बीच है और उसने एशियन टाइम में इस दुनिया को लगभग तबाह ही कर दिया था। एलेक्सिया नात्सुमी से पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में
में कैसे पता चला। फिर नात्सुमी एलिक्सा को बताती कि वो एक ऑथर है और उसने अरोरा के बारे में पढ़ा है। उसके बाद वो नेल्सन से अरोरा के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मांगने लगती है। इधर नेल्सन भी नात्सुमी को देखकर उसकी बात मान लेता है। फिर नेल्सन कहता है कि शैडो बहुत ही ज्यादा अनलकी है, क्योंकि अरोरा को पूरी हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, इसलिए शैडो उससे नहीं जीत सकता। तभी एलिक्सा बताती कि वो इस बात से श्योर नहीं है, क्योंकि शैडो ने अरोरा को सुमन किया है, इसका मतलब शैडो भी अरोरा जितना स्ट्रॉन्ग होगा। इधर शैडो और अरोरा के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और अरोरा अपनी पावर से शैडो पर अटैक करने लगती है, लेकिन शैडो अरोरा के सभी अटैक को डज कर लेता है, जिसे देखकर नेल्सन कहता है कि शैडो स्ट्रॉन्ग है पर वो अरोरा को नहीं हरा सकता है। तभी नात्सुमी कहती है कि शैडो को एक भी अटैक नहीं लगा है और वो इस फाइट को एंजॉय कर रहा है। एलिक्सा भी नात्सुमी की बात से सहमत होती है और कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसके बाद शैडो अरोरा से कहता है कि अभी तक मैं जिन लोगों से लड़ा हूँ तुम उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग हो। इतने कहने के बाद शैडो अपनी पावर से अरोरा के अटैक को खत्म कर देता है और उसको हरा देता है। फिर शैडो कहता है कि काश मैं तुमसे अपनी पूरी पावर को यूज करके लड़ सकता और हमारी फाइट थोड़े और टाइम तक चल पाती। जिसके बाद अरोरा वहाँ से गायब हो जाती है और शैडो भी वहाँ से चला जाता है। फिर एलिक्सा कहती है कि शैडो इस बैटल को जीत चुका है और उसने अरोरा को भी हरा दिया। इधर नेल्सन को यकीन नहीं हो रहा होता कि शैडो ने अरोरा को हरा दिया, क्योंकि अरोरा एक डिस्ट्रक्शन विच थी। तभी वहाँ पर एक और मैजिक सर्कल एक्टिव हो जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इधर अल्फा भी उस मैजिक सर्कल को देखकर कहती है कि सेंचुरी ने शैडो की पावर को देखकर रिएक्ट किया है। वो सेंचुरी शैडो को अपने पास बुला रही है, असली रूप में आ गया होता है। फिर सिड सोचने लगता है कि अभी स्टेडियम में सभी लोग शैडो के बारे में ही बात कर रहे होंगे। उसके बाद सिड कहता है कि आज उसने बहुत काम किया है, इसलिए वो हॉट स्प्रिंग में जाके रिलैक्स करेगा। तभी वहाँ पर एक मैजिक डोर आ जाता है, जिसे देखकर सिड को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वो अपने टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो डोर सिड के पीछे से नहीं जा रहा होता है। उसके बाद सिड सोचने लगता है कि शायद से वो गेट उसको अपने अंदर जाने के लिए कह रहा है। सिड उस गेट के अंदर चला जाता है। इधर हम लेक्सिया और रोज को देखते हैं, जो कि स्टेडियम में भी उस मैजिक गेट को देख रही होती है। उन्हें लग रहा होता है कि शायद से कोई दूसरा एशियंट वॉरियर यहाँ पर आने वाला है। फिर नेल्सन ये देखकर कहता है कि सेंचुरी शैडो को देखकर रिस्पॉन्स कर रही है, जिसे सुनने के बाद लेक्सिया नेल्सन से इसके बारे में पूछने लगती है। नेल्सन बताता है कि हर साल एक सेंचुरी एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को देखकर खुलती है और उसको रिस्पॉन्स करती है, लेकिन मैंने इतने सालों में अभी तक इस गेट को रिएक्ट करते हुए नहीं देखा था। फिर नेल्सन बताता है कि ये गेट उन्हीं लोगों को अंदर जाने देता है जिन्हें वो उनके लायक समझता है। तभी वो देखता है कि वो डोर ओपन हो रहा है, जिसे देखकर नेल्सन घबराने लगता है। फिर वो सभी गार्ड से कहता है कि इस स्टेडियम को खाली करवाओ, क्योंकि वो सेंचुरी के बारे में आम लोगों को पता नहीं चलने देना चाहता था। जिसके बाद सभी लोग स्टेडियम से जाने लगते हैं। फिर नेल्सन एलिक्सिया और सभी से कहता है कि आप सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह बहुत ही डेंजरस है और हम आप सभी की लाइफ खतरे में नहीं डाल सकते हैं। तभी वहाँ पर शैडो गार्डन आ जाती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर अल्फा एलिक्सिया और सभी से कहती है कि तुम सब हमारे काम के बीच में मत आना, और एप्सिलॉन को उन पर नजर रखने के लिए कहती है। इसके बाद अल्फा शैडो मेंबर के साथ उस गेट के अंदर चली जाती है। एलिक्सिया भी अल्फा को देखकर समझ जाती है कि वो यहीं पर है, जिसके बारे में आयरिस ने उसको बताया था, और ये आयरिस से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर रोज एप्सिलॉन से पूछती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो, जिस पर एप्सिलॉन उन्हें बताती है कि जब तक ये गेट बंद नहीं हो जाता तब तक तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा। एप्सिलॉन कहती है कि वो अपने साथ इस ओल्ड मैन को भी ले जाएगी, जिसे सुनने के बाद नेल्सन उससे पूछते है कि तुम आखिर सेंचुरी के अंदर जाकर क्या करना चाहती हो। तभी एप्सिलॉन नात्सुमी, जो कि बीटा होती है, उसको बधाई देने लगती है और उनसे कहती है कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उसको मार देगी। जिस पर लेक्सिया रोज से कहती है कि हम नात्सुमी को मरने के लिए छोड़ देते हैं। तभी वो देखती है कि सेंचुरी का गेट अब बंद हो रहा है। फिर एप्सिलॉन नेल्सन से कहती है कि अब तुम्हें इस सेंचुरी के अंदर जाना होगा, जिस पर नेल्सन मना कर देता है और एप्सिलॉन से कहता है कि तुम्हें इसके अंदर जाना है तो जाओ। तभी वो अपने गार्ड्स वेनम को बुलाता है, जो कि एप्सिलॉन पर अटैक करता है, लेकिन एप्सिलॉन उस अटैक से बच जाती है और देखती है कि उसके चेस्ट के स्लाइम कट चुके हैं। वो देखकर एप्सिलॉन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो अपने पावर का यूज करके वेनम को मार देती है। फिर एप्सिलॉन नेल्सन से पूछती है कि तुम्हें कुछ दिखा, जिस पर नेल्सन बताता है कि उसे कुछ भी नहीं दिखा। इधर रोज और एलिक्सिया को भी ये बात पता नहीं चला कि एप्सिलॉन ने उस गार्ड को कब मार दिया। उसके बाद एप्सिलॉन नेल्सन और बीटा को अपने साथ उस गेट के अंदर लेकर जाती है। फिर एलिक्सिया देखती है कि वो गेट बंद हो रहा है और वो शैडो की बात याद करने लगती है। शैडो ने एलिक्सिया से कहा था कि वो उसके मैटर में ना फंसे तो ठीक होगा, पर एलिक्सिया उसकी बात नहीं मानती है और रोज के साथ उस गेट के अंदर चली जाती है। फिर वो दोनों अंदर बीटा के ऊपर आकर गिरती है, जिसके बाद अल्फा उसके पास
पास आके उसे देखने लगती है। एलेक्सिया अल्फा को बताते कि उसका पैर स्लिप हो गया था और वो गलती से इस सेंचुरी के अंदर आ गई, जिस पर अल्फा उससे कहती कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो, पर तुम्हें यहाँ पर कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद वो उन्हें बताती कि इस सेंचुरी के अंदर डीमन डिबालोस का हाथ सील करके रखा गया है। फिर नेल्सन उनसे कहते कि तुम डिबालोस की कहानी सुनकर इस सेंचुरी के अंदर आए हो। अल्फा बताते कि उसको डिबालोस के बारे में और भी जानना है, इसलिए वो यहाँ पर आई है। फिर अल्फा नेल्सन से कहती कि तुम हमें इस सेंचुरी के बारे में कुछ भी नहीं बताओगे, इसलिए हम खुद ही डार्क हिस्ट्री का पता लगाएंगे जिसे सबसे छुपा कर रखा गया। फिर अल्फा उन सभी को हीरो ओलिवर की स्टैचू दिखाती है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि हीरो ओलिवर तो एक फीमेल एल्फ है। एलेक्सिया उस स्टैचू को देखने के बाद कहती है कि मुझे लगा था कि हीरो ओलिवर शायद से एक मेल होगा। फिर अल्फा उन्हें बताती है कि कल्ट ऑफ डिबालोस इन सभी से रिलेट होगा और मेरा फेस भी ओलिवर की तरह ही सेम है, जिसे देखकर नेल्सन हैरान हो जाता है और अल्फा से कहता है कि तुम पर कर्स मैजिक का यूज किया गया था, इसलिए तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। जिस पर अल्फा बताती है कि मुझे उस कर्स के बारे में भी पता चल गया था। फिर अल्फा बताती है कि तुम सभी डीमंस को रिसीव करना चाहते हो और तुम्हारा कुछ और भी मकसद है, जिसे आज हम पता करके रहेंगे। उसके बाद अल्फा अपने पावर का यूज करके गेट को खोलती है। नेल्सन ये देखकर हैरान हो जाता है और अल्फा से पूछता है कि तुमने इस गेट को कैसे खोला। अल्फा बताती है कि मैं एक एल्फ हूँ और मेरे अंदर भी ओलिवर जैसी पावर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अल्फा की साइड में हीरो ओलिवर आ जाती है। फिर अल्फा बताती है कि ये सेंचुरी एक तरह से ग्रेवयार्ड है, जहाँ पर बहुत सारे राज को दफन करके रखा गया है। उसके बाद अल्फा सभी से कहती है कि हम नए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। इधर हम सिड को देखते हैं जो कि एलेनोरा के पास आ गया होता है। फिर सिड एलेनोरा से पूछते कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है, जिस पर एलेनोरा बताती कि मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया, लेकिन मुझे तुमसे फाइट करके बहुत ही अच्छा लगा। फिर वो सिड को बताती कि अगर तुम मेरे टाइम में होते तो सबसे स्ट्रॉन्ग होते। जिसे सुनने के बाद सिड एलेनोरा को थैंक्स कहता है और बताता है कि मुझे भी तुमसे फाइट करके बहुत ही अच्छा लगा। एलेनोरा सिड से पूछती कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो। सिड बताता है कि उसके पीछे एक मैजिक गेट आ गया था और उसके अंदर जाने के बाद वो यहाँ पर पहुँच गया। सिड एलेनोरा से पूछते कि उसको बाहर जाने का रास्ता पता है। फिर एलेनोरा बताती कि मुझे नहीं पता और उसके बारे में मेरी सारी मेमोरीज भी मिटा दी गई है। एलेनोरा बताती कि मुझे नहीं पता और उसके बारे में मेरी सारी मेमोरीज भी मिटा दी गई है। उसके बाद सिड सोचने लगता है कि उसको उस गेट से वापस जाना होगा, जिससे कि वो यहाँ पर आ गया। तभी एलेनोरा सिड से कहती कि क्या वो उसको फ्री करवा सकता है, क्योंकि एलेनोरा को यहाँ पर होस्टेज बनाकर रखा गया है। सिड अपनी पावर का यूज करके एलेनोरा को फ्री कर देता है, जिसके बाद एलेनोरा बताती कि उसको 1000 साल बाद फ्री होकर अच्छा लग रहा है। सिड एलेनोरा से पूछता है कि तुम यहाँ पर 1000 साल से हो, जिस पर एलेनोरा बताती कि उसको ठीक से याद नहीं है, पर वो इस सेंचुरी में 1000 साल से। फिर एलेनोरा सिड से कहती कि हम दोनों का गोल सेम है, तुम्हें इस सेंचुरी से बाहर जाना है और मुझे फ्रीडम चाहिए, हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। फिर सिड एलेनोरा से पूछते कि तुम्हें तो बाहर जाने का रास्ता पता नहीं है, तो हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। एलेनोरा बताती कि ये जगह एक तरह से मेमोरी प्रिज्म है, इसलिए हम उसके कोर तक पहुँचकर उसको तबाह कर देंगे, जिससे कि ये प्रिज्म तबाह हो जाएगा और तुम बाहर चले जाओगे और मैं भी फ्री हो जाऊंगी। एलेनोरा सिड से कहती कि तुम्हें ये बात तो नोटिस की होगी कि तुम्हारी पावर यहाँ पर काम नहीं कर रही है, क्योंकि अभी हम सेंचुरी के अंदर है जहाँ पर हमारी पावर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और हम अपनी पावर का यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। जिसे सुनने के बाद सिड अपने मैजिक का यूज करता है और उसको पता चलता है कि वो अपने मैजिक का यूज नहीं कर पा रहा है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते। फिर सिड एलेनोरा से पूछते कि यहाँ से जाने के बाद वो क्या करेगी। एलेनोरा बताती कि मैंने अभी उसके बारे में नहीं सोचा है। इधर हम अल्फा और सभी को देखते हैं जो कि सेंचुरी के अंदर ओलिवर की यादों को देख रहे होते हैं। फिर अल्फा बताती कि ये वही जगह है जहाँ पर बहुत सारे बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे उन एक्सपेरिमेंट की वजह से मारे गए और जो एक्सपेरिमेंट को सरवाइव कर लेते उनको हम पोसेस कहते हैं। इधर सिड भी एलेनोरा के साथ मेमोरी के अंदर चला गया होता है। फिर सिड एलेनोरा से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी मेमोरी है, जिस पर एलेनोरा बताते हैं कि ये जगह मुझे थोड़ी सी याद है। फिर वो दोनों वहाँ पर एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि रो रही होती है। उसके बाद सिड उस बच्ची को देखकर एलेनोरा से कहते हैं कि ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रही है। फिर एलेनोरा उस बच्ची के पास आती है और उसको थप्पड़ मारती है। वो उनसे कहते हैं कि यहाँ पर बैठकर रोने से कुछ भी नहीं होने वाला है। सिड ये सब देखकर कहता है कि तुम थोड़ा सा ज्यादा ही रूड हो रही हो, जिस पर एलेनोरा बताती कि ये मैं हूँ, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इधर हम ओलिवर को देखते हैं। फिर अल्फा बताती है कि ओलिवर उन बच्चों में से एक है जिसने डिबालोस के एक्सपेरिमेंट को सरवाइव किया है, लेकिन यहाँ पर ओलिवर के सेल्स को यूज किया गया जिससे कि वो भी डीमन बनाया जा सके, क्योंकि ओलिवर का ब्लड डिबालोस के ब्लड से मैच हो गया है। जिसके बाद नेल्सन बताता है कि हमें डीमन से लड़ने के लिए पावर चाहिए थी, इसलिए हमने ऐसा किया। जिस पर अल्फा बताती कि ये सब तो कल्ट का एक्सक्यूज था और असल में तो वो ओलिवर
ओलिवर की पावर यूज करना चाहता था। ओलिवर भी कल्ट की बात इसलिए मान लेती थी क्योंकि उसको पता चल गया था कि कल्ट की मदद करने से दुनिया में शांति बनी रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ओलिवर डीमन डिबालोस से फाइट कर रही होती है, पर वो जितनी बार भी डिबालोस को मारती है वो फिर से जिंदा हो जाता है। इसलिए कल्ट ने अपने लोगों के साथ मिलकर डिबालोस के लेफ्ट आर्म को सील कर दिया। फिर वो डिबालोस के हाथ के साथ रिसर्च करने लगी जिससे कि उन्हें डीमन डिबालोस के सेल मिल सके। अल्फा उन्हें टैबलेट दिखाती है जिसे खाने के बाद लोगों में मोस्टर जैसी पावर आ जाती है। असल में ये टैबलेट डीमन डिबालोस के सेल से ही बनाए गए थे। उसके बाद अगली मेमोरी में हम नेल्सोन को देखते हैं जो कि डिबालोस के हाथ के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उसी ने इन टैबलेट्स को बनाया था जिससे कि उन्हें और भी पावर मिल सके। फिर अल्फा नेल्सोन से पूछती है कि तुमने इस टैबलेट्स को बनाया था तो इसका नाम क्या है। नेल्सोन बताता है कि हमने इसका नाम बीट्स ऑफ डिबालोस रखा था। जिसके बाद अल्फा बताती है कि इस बीट्स में दो मेजर प्रॉब्लम है जिसके बारे में मुझे पता है। पहली प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें इन बीट्स को टाइम पर खाना होगा क्योंकि इसका टाइम पीरियड लगभग 1 ईयर का होता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि 1 साल में बस 12 ब्रेड्स ही बनाए जाते हैं, इसलिए नाइट्स और राउंड्स में सिर्फ 12 ही मेंबर्स हैं। अल्फा बताती है कि तुम इन ब्रेड को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें एलिक्सिया का डीमन ब्लड और मेरे अंदर से हीरो ओलिवर के सेल चाहिए थे। फिर वो नेल्सोन से कहती है कि मैंने ठीक कहा ना, नाइट और गार्ड। जिसे सुनने के बाद नेल्सोन बताता है कि मैं भी राउंड्स ऑफ नाइट्स का एक मेंबर हूँ। उसके बाद नेल्सोन अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और अल्फा पर अटैक करने जा रहा होता है। तभी डेल्टा नेल्सोन को मारकर नीचे पानी में फेंक देती है। फिर एप्सिलॉन डेल्टा से कहती है कि हमें उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के बाद मारना था। जिसके बाद डेल्टा अल्फा की ओर देखकर उससे माफी मांगने लगती है। अल्फा डेल्टा को माफ कर देती है और उससे कहती है कि अभी नेल्सोन मरा नहीं है। जिसके बाद नेल्सोन अपनी डीमन फॉर्म में वहाँ पर आ जाता है। तभी सेंचुरी के फंक्शन में कुछ होता है जिस वजह से कुछ शैडो मेंबर दूसरी जगह चले जाते हैं। इधर एलिक्सिया और सभी अल्फा के साथ दूसरी जगह पर जाते हैं। फिर अल्फा बताती है कि शायद से सेंचुरी के सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ हो गया है, इसलिए उसने हम सभी को अलग अलग मेमोरी में टेलीपोर्ट कर दिया है। फिर नेल्सोन अल्फा से कहता है कि ये हमारी जगह है और तुम अगर कल्ट के खिलाफ जाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर नेल्सोन के बहुत सारे क्लोन्स बनाकर अल्फा और सभी पर अटैक करने लगता है, लेकिन डेल्टा उसके सारे क्लोन्स को खत्म कर देती है। पर डेल्टा देखती कि अब उसका मैजिक भी खत्म होते जा रहा है। फिर नेल्सोन उन्हें बताता है कि तुम जितना इस सेंचुरी के पास आओगे तुम्हारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, पर उसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उल्टा वो इस सेंचुरी के पास आएगा तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर नेल्सोन अपने और भी क्लोन्स बना लेता है और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें सेंटर के पास लेकर जाना चाहता था, पर तुम खुद ही इतने पास आ गई हो, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इधर डेल्टा भी उन सभी क्लोन्स को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इधर हम सिड और अरोड़ा को देखते हैं जो कि साथ में चल रहे होते हैं। फिर अरोड़ा सिड से पूछती है कि तुम नीचे की ओर क्यों चल रही हो। सिड बताता है कि ये जगह ऐसी है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद वहाँ पर जगह चेंज हो जाती है और दोनों एक बैटलफील्ड पर पहुँच जाते हैं। फिर वो वहाँ पर एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि सो रही होती है और वो अरोड़ा होती है। अरोड़ा ये देखकर सिड से उसकी सोड मांगती है और सिड उसको अपनी सोड दे देता है। फिर अरोड़ा उस छोटी बच्ची को मारने के लिए जा रही होती है, तभी उसके पीछे डीमंस आ जाते हैं और अरोड़ा पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन सिड अरोड़ा को बचा लेता है। फिर अरोड़ा सिड को बताती कि ये सेंचुरी हमें सेंस कर लिया है, जिस वजह से ये सभी डीमंस हम पर अटैक करने के लिए आए हैं। फिर सिड अरोड़ा से पूछता है कि अगर तुम यहाँ पर मारी जाओगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा। अरोड़ा बताती कि शायद से वो पहले वाले रूम में पहुंच जाएगी जहाँ पर वो सबसे पहले थी। इधर हम एप्सिलॉन को देखते हैं जो कि बाकी सभी शैडो मेंबर के साथ सेंचुरी के दूसरे हिस्से में आ गई होती है। तभी उनके पास एक पोसेस डीमन आ जाता है जिसे देखकर वो सभी उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर एप्सिलॉन उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। फिर वो पोसेस डीमन एप्सिलॉन के पास आके उससे टकराता है, तभी वो डीमन एक सोल में बदलकर गायब हो जाता है, जिसे देख एप्सिलॉन से सभी पूछते कि अभी यहाँ पर क्या हुआ था। एप्सिलॉन बताती कि ये जगह शायद से गोडेस ट्रायल की तरह काम करती है। उसके बाद वो सभी एक लाइब्रेरी में पहुंच जाते जहाँ पर एप्सिलॉन को एक बुक मिलती है। फिर एप्सिलॉन बताते कि ये सभी पोसेस डीमन है जिन पर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। एप्सिलॉन उनसे कहती कि अगर हम लॉर्ड शैडो से नहीं मिल पाते तो हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही होती। फिर एप्सिलॉन बताती कि हमें यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल चुके हैं, लेकिन इन्हें हम अपने साथ लेकर नहीं जा सकते क्योंकि ये सभी बस एक मेमोरी है। तभी एक शैडो मेंबर कैमरा निकालता है और उन सब बुक्स की फोटो खींचने लगता है। फिर वो बताता है कि ईता तो सच में एक जीनियस है जिसने इस कैमरे को बनाया है और इसकी मदद से हम सारी इंफॉर्मेशन को लेकर जा सकते हैं। तभी कुछ शैडो मेंबर्स के कपड़े गायब होने लगते हैं, जिसे देखकर वो कहते हैं कि ये सभी चीजें उनके साथ एकेडमी में भी हुई थी। एप्सिलॉन ये देखकर समझ जाती है कि उनकी पावर को सेंचुरी अब्सॉर्ब कर रहा है क्योंकि वो सभी सेंचुरी के बहुत ही करीब जा रहे हैं।
तभी एप्सिलॉन के चेस्ट पर स्लाइम नीचे गिर जाते और वो सभी उनको देख रहे होते हैं। फिर एप्सिलॉन अपने मैजिक से उन स्लाइम को दोबारा से अपने चेस्ट पर लगा लेती है और वो उन सभी से पूछती कि उन्होंने कुछ देखा, जिस पर सभी मेंबर्स बताते हैं कि हमने कुछ भी नहीं देखा। इधर हम सिड और अरोड़ा को देखते हैं जो कि सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। फिर सिड अरोड़ा से कहता है कि तुम बिना मैजिक के ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। उसके बाद अरोड़ा सिड से पूछती है कि तुम बिना मैजिक के इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, जिस पर सिड बताता है कि वो बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, जिस वजह से उसकी फिजिकल पावर बहुत ही ज्यादा है। फिर सिड सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और अपने स्वॉर्ड से अरोड़ा के किड वर्जन को भी खत्म कर देता है, जिससे कि वो दोनों उस मेमोरी से बाहर आ जाते हैं और वो सेंचुरी के दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर एक स्वॉर्ड को देखते हैं, जिसे देखने के बाद अरोड़ा सिड को बताती है कि ये जगह इस सेंचुरी का सेंटर है। इधर हम डेल्टा को देखते हैं जो कि बुरी तरीके से नेल्सन के सभी क्लोन्स को मार रही होती है। ये देखकर नेल्सन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम अपनी मैजिक का यूज कैसे कर पा रही हो। फिर नेल्सन उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास वो अवेकन टेक्निक है जिससे कि तुम सभी की पावर अवेक हो चुकी है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अवेक टेक्निक बहुत ही पहले खत्म हो गई थी। जिस पर अल्फा नेल्सन से कहती है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि वो टेक्निक खत्म हो गई होगी। फिर नेल्सन अपने और भी ज्यादा क्लोन बना लेती है और उनसे कहती है कि अब मैं अपनी पूरी पावर का यूज करके तुम सभी को खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि डेल्टा भी अपनी पावर का यूज करके उन सभी क्लोन्स को खत्म कर देती है, जिसे देख नेल्सन भी हैरान हो जाता है। इधर हम सिड को देखते हैं जो कि अरोड़ा से पूछते हैं कि हमें किस चीज को खत्म करना था। अरोड़ा सिड को बताती है कि हमें इस सेंचुरी के कोर को खत्म करना होगा जो कि दीवार के पीछे है। फिर सिड अपनी सोर्ड निकाल ही रहा होता है, तभी वो अपनी सोर्ड को वापस रख देता है। सिड अरोड़ा से कहता है कि मैं इन चैन्स को अपनी सोर्ड से नहीं तोड़ सकता हूँ और ऐसा करने से मेरी सोर्ड भी टूट जाएगी। फिर अरोड़ा बताती है कि इन चैन्स को खत्म करने के लिए ये सोर्ड भी रखी गई है। इस सोर्ड पर यह भी लिखा होता है कि तुम इस सोर्ड को निकाल कर सभी चैन्स को खत्म कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें इस सोर्ड को बाहर निकालना होगा जो कि सील हो रखी है। फिर सिड उस सोर्ड को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोर्ड बाहर निकलने की जगह और अंदर जा रही होती है, जिसके बाद अरोड़ा सिड को बताती है कि इस सोर्ड को सिर्फ वही लोग निकाल सकते हैं जो कि इस सोर्ड या उसके ओनर से रिलेटेड होंगे। फिर वो दोनों वहीं पर बैठ जाते और कहते कि शायद से हम कुछ भी नहीं कर सकते। इधर हम लेक्सिया और सभी को देखते हैं जो कि डेल्टा को देख रहे होते हैं। इधर डेल्टा उन सभी क्लोन्स को खत्म कर देती है और सभी उस मेमोरी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर रियल नेल्सन होता है और नेल्सन अल्फा से पूछता है कि तुम सभी ने मेरे 100 क्लोन्स को कैसे हरा दिया। फिर अल्फा नेल्सन से कहती है कि तुम तो एक साइंटिस्ट हो, इसलिए तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि सभी क्लोन्स का एक ही मेन ब्रेन होता है। बिना ब्रेन के वो सभी क्लोन्स बस इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर फाइटिंग टेक्निक नहीं होती है। जिसे सुनने के बाद नेल्सन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो फिर अपने पीछे ओलिवर की स्टैचू को देखता है। फिर नेल्सन ओलिवर को जोर जोर से बुलाने लगता है, जिससे कि वहाँ पर ओलिवर आ जाती है। ओलिवर को वहाँ पर देखकर नेल्सन खुश हो जाता है और कहता है कि अब तुम सब नहीं बचोगे। इतने में ही एप्सिलॉन बाकी के शैडो मेंबर के साथ वहाँ पर आ जाती है। फिर एप्सिलॉन अल्फा से कहती है कि हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता चल चुका है और हम किसी भी टाइम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद अल्फा एप्सिलॉन से कहती है कि हम अभी यहाँ से चलते हैं। फिर एप्सिलॉन सेंचुरी का डिवाइस कंट्रोल करके वहाँ पर एक पोर्टल बना देती है, जिसे देखकर नेल्सन अल्फा से पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते हो। फिर अल्फा नेल्सन को बताते कि हम यहाँ पर बस सेंचुरी के बारे में पता लगाने के लिए आए थे। अब हमें इस सेंचुरी के डिवाइस के बारे में पता चल गया है, इसलिए हम यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। जिसे सुनने के बाद नेल्सन गुस्सा हो जाता है और अल्फा से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। जिस पर अल्फा नेल्सन से पूछती है तुम मेरा पीछा करोगे। नेल्सन अल्फा की बात सुनकर डर जाता है। फिर अल्फा डेल्टा को यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन डेल्टा अभी भी लड़ने के मूड में होती है और वो अल्फा की बात नहीं सुन रही होती है, जिस वजह से अल्फा को गुस्सा आ जाता है और वो डेल्टा को चलने के लिए कहती है। फिर डेल्टा अल्फा के गुस्से वाले चेहरे को देखकर डर जाती है और वहाँ से चलने के लिए मान जाती है। उसके बाद लेक्सिया सभी शैडो गार्डन के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर नेल्सन को भी ये देखकर राहत मिलती है। फिर वो देखता है कि इस सेंचुरी के कोर में भी कुछ लोग हैं, जिसे देखने के बाद नेल्सन ओलिवर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसके बाद हम सिड को देखते हैं और वो अरोड़ा से पूछते हैं कि तुम गायब होना चाहती हो। जिस पर अरोड़ा सिड से पूछती कि ओ भला ऐसा क्यों चाहेगी। फिर सिड अरोड़ा को बताता है कि तुमने ही तो कहा था अगर हम इस सेंचुरी के कोर को खत्म कर देते तो तुम गायब हो जाओगी। जिस पर अरोड़ा सिड से कहती है कि मेरे गायब होने का मतलब ये नहीं है कि मैं इस सेंचुरी से फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि ये सेंचुरी एक तरह से प्रिज्म रिलेम है, जहाँ पर सब कुछ मेमोरी से बनी है और यहाँ पर सब कुछ रिपीट होती रहेगी। फिर सिड अरोड़ा की बात समझ जाता है और उससे कहता है कि हम थोड़ी देर वेट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि सिड अपने मैजिक का यूज कर रहा होता है और कहता है कि अब तक तो यहाँ पर मेन कैरेक्टर की एंट्री हो जानी चाहिए। फिर वहाँ पर ओलिवर और नेल्सन आ जाते हैं। सिड ओलिवर को देखकर कहता है कि
इसका फेस तो मेरे फ्रेंड से मिलता है, लेकिन ये ओ नहीं है। नेल्सन सिड से कहता है कि तुम इस सेंचुरी के अंदर जैसे भी आए हो, पर तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे, क्योंकि ओ बिच तुम्हें यहाँ पर खत्म कर देगी। जिसके बाद ओ ओलिवर से सिड को मारने के लिए कहता है। ओलिवर नेल्सन की बात सुनने के बाद सिड से लड़ने के लिए जाने लगती है। इधर सिड भी ओलिवर से लड़ने के लिए अपनी सोड निकाल लेता है। तभी ओलिवर सिड पर अटैक करती है, जिससे कि उसकी सोड टूट जाती है और वो दूर जाकर गिरता है। फिर सिड दोबारा से खड़ा होता है और हंसने लगता है, जिसे देखकर नेल्सन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नेल्सन सिड से कहता है कि तुम बस लकी थे जो कि अभी तक जिंदा बच गए। उसके बाद वो फिर से ओलिवर को अटैक करने के लिए कहता है, जिसके बाद ओलिवर सिड को पीटने लगती है। सिड ओलिवर के अटैक से बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन वो दोबारा से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर नेल्सन सिड से पूछते हैं कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। सिड बताता है कि ओलिवर के पास तो हार्ट भी नहीं है और वो मेरी किसी बात का रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही है। जिसे सुनने के बाद नेल्सन गुस्सा हो जाता है और ओलिवर को ऑर्डर देता है कि वो सिड को खत्म कर दे। लेकिन तभी अरोड़ा सिड के पास आती है और उससे कहती है कि वो ओलिवर से ना लड़े, क्योंकि आज तक किसी ने भी ओलिवर को नहीं हराया है। फिर नेल्सन अरोड़ा से कहता है कि तुम बिना मैजिक के इसकी मदद कैसे कर पाओगी। जिस पर अरोड़ा बताती है कि वो सिड को यहाँ से बचने में मदद कर सकती है। इधर सिड सोचने लगता है कि भला ये बीच मेरी मदद क्यों करना चाहती है। फिर नेल्सन अरोड़ा से कहता है कि मैं इस लड़के को यहाँ से जाने दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अरोड़ा नेल्सन से पूछती कि उसको क्या करना होगा। नेल्सन बताता है कि तुम्हारी वजह से हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुम्हारी मेमोरी इनकम्प्लीट है और उसके कारण हम काम को पूरा नहीं कर पा रहे। अरोड़ा नेल्सन के साथ कोऑपरेट करने के लिए हाँ करने जा ही रही होती है। इतने में सिड अरोड़ा से कहता है कि उसे मदद की कोई जरूरत नहीं है। फिर सिड अरोड़ा से पूछता है कि उसको ऐसा क्यों लगता है कि वो ओलिवर से बैटल में हार जाएगा। तभी नेल्सन सिड से कहता है कि तुम पागल हो चुके हो। फिर सिड बताता है कि उसको किसी भी तरह की मदद की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर नेल्सन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो ओलिवर से सिड को खत्म करने के लिए कहता है। तभी ओलिवर सिड के पास तेजी से आती है और उस पर अपनी सोर्ड से अटैक कर देती है, जिससे कि सिड की बॉडी से खून निकलने लगता है। लेकिन सिड स्माइल कर रहा होता है और उसका मैजिक भी बाहर आने लगता है। सिड ओलिवर को पकड़कर अच्छी बात है ना। जिस पर नेल्सन सिड से पूछते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उसके बाद सिड नेल्सन को बताते हैं कि अगर कोई दुश्मन तुम पर अटैक कर रहा हो तो तुम्हें उसके अटैक से अपने विस्टल को प्रोटेक्ट करना है। फिर सही टाइम पर उसके गर्दन पर जोर से काटिए, जिसके लिए वो सिड को बधाई देने लगता है। फिर सिड नेल्सन को थैंक्स कहता है, जिसे सुनने के बाद नेल्सन गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो सिड से कहता है कि तुम सिर्फ क्लोन को ही हराकर इतने घमंड में हो। फिर वो वहाँ पर बहुत सारे ओलिवर क्लोन्स को बना देता है, जिसे देखने के बाद देखकर अरोड़ा सोचने लगते हैं कि इतनी पावर भला किसी के पास कैसे हो सकती है। फिर सिड अपने एटॉमिक पावर का यूज करने जा ही रहा होता है। इतने में ओलिवर सिड पर अटैक कर देती है, लेकिन सिड स्माइल करके एटॉमिक पावर का यूज करते हैं, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर दोबारा से पर्पल लाइट आसमान में जाने लगती है और शैडो गार्डन के सभी मेंबर्स उसको देख रहे होते हैं। इधर एलिक्सिया और रोज भी उस पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर सिड भी डीमन डियाब्लोस के हाथ के पास पहुंच जाता है, जो कि सील हुआ होता है। फिर सिड उस हाथ को खत्म करने के लिए अपनी सोड निकालता है और खुद को अरोड़ा के पास देखता है। सिड और अरोड़ा दोनों उस सेंचुरी से बाहर आ चुके होते हैं और वहाँ से गायब हो जाती है। इधर हम एलिक्सिया, रोज और नात्सुमी को देखते हैं। रोज एलिक्सिया से कहती है कि वो अटैक जरूर शैडो का ही होगा और वो बहुत ही पावरफुल है। फिर एलिक्सिया बताती है कि वो सभी उनके सामने कुछ भी नहीं है और अगर ऐसा चलता रहा तो शायद से वो अपने पास उन लोगों को भी खो देगी, जो कि उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद रोज कहती है कि उसको भी ये सेम फीलिंग है और एकेडमी पर होने के बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी उनके पीछे पड़ चुकी है। नात्सुमी एलिक्सिया की बात सुनने के बाद उससे पूछती है कि तुम्हारा मकसद क्या है। एलिक्सिया बताती है कि हम तीनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे कि हम सब कुछ पता कर सके, क्योंकि मैं मिडगर किंगडम की प्रिंसेस हूँ और रोज ओरियाना किंगडम की प्रिंसेस है और हम दोनों के पास बहुत ही पावर है। फिर वो नात्सुमी से कहती है कि तुम एक पॉपुलर ऑथर हो, इसलिए तुम इस बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जमा कर सकती हो, इसलिए तुम तीनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। रोज और नात्सुमी को एलिक्सिया का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। वो तीनों एलिक्सिया की बात मान लेती है और टीम बनाने के लिए हाँ कर देती है। इधर हम अल्फा और अल्फा को बताती है कि अरोड़ा का असली नाम डीमन डियाब्लोस था और वही विच ऑफ डिस्ट्रक्शन थी। उसके बाद अल्फा एप्सिलॉन से कहती है कि हमारा अगला काम मिडगर किंगडम है, इसलिए हमें उसके लिए रेडी रहना होगा। फिर एप्सिलॉन बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि गामा को 120 मिलियन में प्रॉपर्टी बेच रहा होता है। गामा भी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती, क्योंकि जो प्रॉपर्टी वो बेच रहा था उसके नीचे बहुत ही सारे रिसोर्स थे। गामा उस आदमी से कहती कि वो यहाँ की सभी जगह को खरीदना चाहती है, जिससे कि वो यहाँ पर अपनी एक कंपनी खोल सके। उसके बाद गामा और सभी वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम शैडो को उनके बेस में देखते हैं। फिर वहाँ पर अल्फा आती है और उन सभी से पूछती है कि डेल्टा कहाँ पर है, जिस पर एक शैडो बताते कि डेल्टा अभी भी स्कर्ड लैंड पर है और उसको वहाँ पर रहना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो अल्फा से कहता है कि क्या मैं डेल्टा को यहाँ पर आने के लिए बोल दूं, जिस पर अल्फा मना कर देती है और कहती है कि जब वहाँ पर ठंड बढ़ जाएगी तो डेल्टा खुद ही यहाँ पर आ जाएगी। कहती है कि वो इन सभी को ट्रेनिंग देगी, जिससे कि वो पावरफुल हो जाएंगे। सिड भी अल्फा की बात मान लेता है और उससे कहता है कि मैं इन्हें ट्रेनिंग दूंगा, जिससे कि अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। फिर हम प्रेजेंट में जाया है। गामा बताती है कि ओरियाना किंगडम से परवासा मिडगर किंगडम में आ रहा है।
इधर हम एलिक्सिया और एरिस को देखते हैं। एलिक्सिया एरिस से कहते हैं कि नेल्सोन भी कल्ट का एक मेंबर था, लेकिन उसको वहाँ पर ज्यादा कुछ पता नहीं चल सका क्योंकि वो सेंचुरी अब तबाह हो गई है। इसलिए एलिक्सिया एरिस से कहती कि हमें जल्दी से कुछ करना होगा, जिस पर एरिस बताती कि उसने फादर से इस बारे में बात की थी पर उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि मिडगर किंगडम में ओरियाना किंगडम के किंग आने वाले हैं, इसलिए वो किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं चाहते। एरिस बताती कि हमें कोई एक्शन लेने से पहले एडवाइस को कलेक्ट करना होगा। पर किस्मत से बुसिन फेस्टिवल भी इसी साल होने वाला है और अगर कोई भी वॉरियर इस फेस्टिवल में जीत जाता है तो सभी लोग और किंगडम उसको सपोर्ट करते। इसलिए अगर मैं इस बुसिन फेस्टिवल को जीत पाऊँ तो फादर को भी मेरा सपोर्ट करना होगा और मेरी बात माननी होगी। फिर एलिक्सिया कहती कि अगर शैडो गार्डन और कल्ट दोनों ऑर्गेनाइजेशन इस फेस्टिवल में आ गए तो क्या होगा, क्योंकि वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन शुरू से ही बड़े बड़े मेजर फेस्टिवल में इन्वॉल्व हो रही है, तो शायद से वो बुसिन फेस्टिवल में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जिस पर एरिस एलिक्सिया से कहती है कि तुम्हें इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे उन लोगों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनके पास किसी भी तरह का आर्टिफैक्ट क्यों न हो। जिस पर एरिस बताती कि उसको शैडो और उसकी टीम के बारे में पता है, इसलिए वो इन सब से भाग नहीं सकती और उसको ये बुसिन फेस्टिवल जीतना होगा। फिर एरिस एलिक्सिया से पूछती कि उसने तो उसको स्कॉटलैंड पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा था, तो वो सिक्योरिटी के अंदर कैसे पहुंच गई। जिस पर एलिक्सिया बहाना लगा देती है और वो कहती है कि नेल्सोन का पीछा करते हुए गलती से सेंचुरी के अंदर चली गई थी। फिर एलिक्सिया वहाँ से नहाने के लिए चली जाती है और इधर एरिस सोचने लगती है कि जो उसने क्रिसेंट नाइट टीम बनाई थी अब तो वो भी नहीं रही और शायद से सब मुझे हेट करते होंगे क्योंकि उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई। इसके बाद हम रोज को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है, तभी रोज है। फिर जैसे ही रोज ट्रेनिंग को दोबारा शुरू करने जा रही होती है, निशान देखते हैं जो कि उसकी बॉडी में फैल रहे होते हैं। इसके